सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन सी लगती थी? हम जब विरोध करते हैं तो टकराव होता है। जो नियम में नहीं भी था वो भी काम लड़के कराया, जो नियम में नहीं था वो भी काम लड़के कराया। एम्प्लाई के बच्चों को 40 बच्चों को नौकरी दिलाई। मेरा सबसे पहला पोस्टिंग हुआ था सांभर लेक, फुलेरा के एडजॉइनिंग है जोधपुर वाली लाइन में। कहाँ पे? फुलेरा के ज्वाइन। आजकल तो फुलेरा की बात करेंगे तो लोग जो वेब सीरीज है पंचायत उसी को समझ कि वो फुलेरा अलग है, ये फुलेरा अलग है। एम्प्लाई मिनिमम 10 साल सर्विस करेगा तब पेंशन का हकदार होगा। एमपी 1 दिन सर्विस करेगा तो पेंशन का हकदार होगा। जो मेंबर पार्लियामेंट है, एमएलए है, कोई पे कमीशन नहीं बैठता, सारे बैठ के अपना तय कर लेते हैं। पॉलिटिकल आदमियों के लिए आज भी बीजेपी के जितने एमपी हैं, चाहे राज्यसभा में हैं या दूसरे हैं या कांग्रेस के भी हैं, देखेंगे अभी जो जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनकी कंट्रीब्यूशन पेंशन क्यों नहीं? अलग एटमॉस्फेयर था, ब्रिटिश स्टाइल था। ब्रिटिश स्टाइल का मतलब क्या? मतलब अधिकारियों में बॉसेस भी ज़्यादा था, इसलिए टकराव भी ज़्यादा होता था। मैं गेट पे पहुंच गया घर पे, तब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू। आपके घर के सामने? सामने। अच्छा। हमारे 8 क्वार्टर थे, गेट बाहर लंबे बड़ा लगा हुआ था। गोली चलाई तो थोड़ा सा मैं चिल्लाया, लोग भी सारे क्वार्टरों वाले बाहर आ गए। लास्ट में था मेरा घर, एक गोली आज भी अंदर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको, मुझे ये नहीं पता लगा कि आपके शरीर से हमने आधा किलो लोहा निकाला। सबसे मुश्किल कौन सा ऐसी मांग थी जो आपने कभी की, बड़ा संघर्ष किया उसके लिए, लेकिन अंत में फिर आपकी आवाज़ सुन ली गई और वो मांग पूरी हो गई? हमारे जो रेगुलर मेंबर हैं वो करीब 9 लाख हैं। लड़ाई करने से गाड़ियाँ भी मैंने 94 में गाड़ी रोकी 8 घंटे लुधियाने के अंदर। 8 घंटे आपने गाड़ी रोक दी? हाँ, 8 घंटे रखी। क्या मांग क्या थी जिस वजह से आपने ट्रेन रोकी? अधिकांश एक्सीडेंट ह्यूमन फेलियर से होते हैं, सिस्टम फेलियर से होते हैं, मटेरियल फेलियर से होते हैं। तो हम लोगों ने जो है पूरा अम्बाला तक जो है टूर जाम कर दिया था। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात को अलर्ट होकर के गाड़ी चलाएगा, अपने पीछे एक मोहल्ला जितना बड़ा 24 कोच लेके और 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा, हर 30 सेकंड में ऑन एन एवरेज सिग्नल ऑब्जर्व करेगा और एक भी गलती नहीं करेगा। मेरे फादर की डेथ जब हुई मैं 5 महीने का था। वो हमारे यहाँ शॉर्टेज इतनी है कि वो रिस्क लेनी पड़ती है, उसको छुट्टी भी नहीं मिलती। तो पैसेंजर और मेल और राजधानी से अर्निंग नहीं होती है, बहुत माइनर सी अर्निंग होती है। 10% रिजर्वेशन हो जाती है, उसके बाद फ्लेक्सी फेयर लगाना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। कभी पुलिस की लाठी वाठी नहीं बरसी? कभी जेल वेल नहीं गए? लाठी हम खाने वाले नहीं है, लाठी देने वाले हैं। लाठी तो ममता बनर्जी रेल मंत्री होती थी, महाप्रबंधकों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर इस चीज को उठाया कि ट्रैक मैन 25 किलो वजन लेके सबसे हार्ड काम करता है, उसको पे कमीशन ने कुछ नहीं। शकुनियों की खेती इस महाभारत में थी, ऐसा नहीं है, अब भी शकुनी है। हाँ, बहुत मिलेंगे आपको। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने एक भी काम मिनिस्टर बनने के बाद ट्रेड यूनियन में काम भी किया है, किसी की मदद नहीं की। यूनियन है उसको डैमेज हुई और हमारी मान्यता चले गई। हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब रेल बंद, मान लीजिए किसी भी ट्रैक पे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के लिए हो जाए, तो उससे जो फायदा है या जो आपकी मांगे मान ली जाती है, क्या उससे होने वाले नुकसान से हमेशा ज़्यादा होती है? या कई बार आपको भी लगता है कि यार इससे तो आसानी में ये काम कर दिया जाता तो ठीक था, इसके लिए इतना करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा लगता है कभी? एनपीएस के अंदर वो रिटायरमेंट पे 60% जो है रिटर्न होता है। अब इन्होंने उसमें कह दिया कि 6 महीने का 1/10 अगर यूपीएस आप ऑप्ट करते हैं तो 6 महीने 1/10 हिस्सा मिलेगा। जो 35 साल की सर्विस में करेगा, अगर उसकी 63 या 68,000 पे होगी, 4.5 लाख रुपया रिटायरमेंट पे मिलेगा। वो युवा अवस्था में आके बुढ़ापा लेके जाएगा। मकान बनाना होगा तो 4.5 लाख में मकान बन सकता है। बच्चे की शादी करनी है तो 4.5 लाख में हो सकती है। 38 स्टिचेस मेरे लगे हुए हैं। 38 स्टिचेज आपके शरीर में? हाँ। लेकिन वो करेक्ट नहीं हुए, वो शामिल भी नहीं की और चुपचाप कैबिनेट ने यूपीएस नए नाम दे करके घोषणा कर दी। उसमें हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन एआरएफ उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं ये यूपीएस ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया। नमस्कार,
हमारा आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा स्पेशल और कुछ खास है, और उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान होंगे जो बारी बारी से इस पॉडकास्ट में आएंगे। रेल हिंदुस्तान को जोड़ती है और हिंदुस्तान को रेल लगातार जोड़ती रहे, एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करते रहे। इसमें सबसे अहम जो रोल निभाने वाले लोग हैं वो है हमारे रेलवे कर्मी। लाखों की तादाद में हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश को पटरी पर लगातार आगे की ओर अग्रसर बढ़ाते रहे। ये काम करना बहुत अहम है और बहुत मुश्किल भी, और उस मुश्किल को आसान करने वाले लोग जो होते हैं, सच पूछिए तो वो इस देश के विकास में सबसे बड़े एक तरह से स्तंभ, एक तरह से पिलर के तौर पे काम करते हैं। तो आज मैंने अपने इस पॉडकास्ट में ऐसे ही एक शख्सियत को बुलाया है, और एक नहीं, मैं जैसे जैसे ये पॉडकास्ट बढ़ेगा मैं एक से ज़्यादा ऐसे ही कुछ लोगों को, ऐसे कुछ शख्सियत को आपसे रूबरू करवाऊँगा जिनकी कहानी सुनकर आप कहेंगे कि भला ऐसा भी कहीं मुमकिन हो सकता है क्या। 60 साल 70 साल तक लगातार रेल से जुड़े रहना और फिर रेलवे के लिए, देश के लिए, हमारे लिए और आपके लिए काम करना ताकि हम और आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ, ये काम इतना आसान नहीं है। तो मेरे आज के जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं, देखिए आप रूबरू होइए इनसे। श्री गुमान सिंह जी हैं। गुमान सिंह जी जैसा आप देख सकते हैं NFIR के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इनके बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि जब मैं इनसे मिलने के लिए आया तो मैंने जिस फुर्ती से इनको आते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये 70-72 साल के होंगे, अधिक से अधिक। लेकिन जब मैंने इनसे इनकी उम्र पूछी तो मैं हैरान रह गया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने साल के हैं? मैं तो वास्तविकता में तो 4 जुलाई अभी जो गई है जी, उसको मैंने 90 साल पूरे कर लिए। 90 साल। और जरा अभी थोड़ी देर बाद जब ये आपसे बातचीत करेंगे हमसे और अपनी कहानी सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 18, 20, 21 साल के लोगों में भी उतनी एनर्जी नहीं हो सकती जितनी आपके पास है। ईश्वरी कृपा है। सर ये बताइए, रेलवे में कितने सालों से आप रेलवे के साथ जुड़े हुए, मतलब नौकरी से लेकर फिर रिटायरमेंट, फिर यूनियन जो NFIR हमने बताया, उसके साथ कितने मेरा साल? देखिए, नौकरी में तो रेलवे में आया 1955 में। 1955 में? हाँ। रेलवे में आप आ गए? रेलवे में डायरेक्ट में बॉम्बे रेलवे सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आया था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर डायरेक्ट में आया था। आपकी बहाली हुई? हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। स्टेशन कौन सा मिला? फिर ट्रेनिंग के बाद मेरा सबसे पहला पोस्टिंग हुआ था सांभर लेक। सांभर लेक? हाँ, फुलेरे के एडजॉइनिंग है, जोधपुर वाली लाइन में। कहाँ पे? फुलेरा के एडजॉइनिंग? फुलेरे के एडजॉइनिंग है, जोधपुर जो जाती है लाइन। आजकल तो फुलेरा की बात करेंगे तो लोग जो वेब सीरीज है पंचायत, उसी को समझ लेंगे कि वो फुलेरा अलग है। ये फुलेरा अलग है। ये कहाँ पे? राजस्थान में? राजस्थान में है, जयपुर जिले में ही है। अच्छा, जिला जयपुर लगता है। सांभर लेक बहुत बड़ा सॉल्ट प्रोडक्ट प्लेस है जी, लेक है वो। बस वो फुलेरे से एडजॉइनिंग सांभर लेक मेरा पहला पोस्टिंग था। पहली पोस्टिंग थी। असिस्टेंट उस टाइम पे आप कितने साल के रहे होंगे? 19 साल का। 19 साल? 19.5 साल का करीब रहा हुआ। 19-20 साल? 19 साल भी नहीं हुए थे पूरे। तो कहने मैं का 18 साल एक महीने में नौकरी में आ गया था। 18-19 साल की उम्र में आप नौकरी में आ गए? हाँ। कहने का मतलब 70 सालों से आपका वास्ता रेलवे से है ना? हाँ, 70 साल? बिल्कुल। 55 से अब तक विदाउट ब्रेक, यानी रेलवे में सक्रिय सेवा की है। 95 में मार्च में 31 मार्च को मैं रिटायर हो गया। और रिटायर में एक्चुअली हुआ ही नहीं, रेल कर्मी से जुड़ा हूँ, उसके काम कर रहा हूँ। मतलब डेली ऑफिस जाने से ही रिटायर हुए ना, जो सो कॉल्ड जिसको कहते हैं रेलवे का सर्विस? काम तो मैं पहले भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी सेवाएं डेपुटेशन पे आ गई थी। अच्छा। मैं 1972 से मैं रेल के काम के बजाय मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अटैच हो गया, डेपुटेशन पे आ गया था। रेलवे का रेगुलर एम्प्लॉय रहा, तनख्वाह वही मिलती थी, लेकिन मेरी सेवाएं लोन पे आ गई वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के साथ। अच्छा। जो NFIR का ही एफिलिएट है जी, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के साथ आपका जुड़ा हो गया। फिर आप यूनियन और रेल यूनियन, वही यूनियन ही है। मैं वही कह रहा हूँ कि यूनियन और रेल कर्मियों के लिए, उनके हित के लिए आप काम करने लगे। ये आपका प्राइमरी जॉब। ये बताइए, इतने सालों का जो आपका ये यूनियन और कर्मचारियों और रेल में काम करने वाले हमारे जो रेलवे मैन हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए आप काम करते हैं,
सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन सी लगती थी? देखिए, ये काम तो हर काम चुनौतीपूर्ण ही है। कारण क्या है कि समस्याएं होती हैं वो प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों की ईगो की वजह से होती है। अच्छा। जब वो काम गलत करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। ये नीचे लेवल पे यही होता है। ठीक है। हम जब विरोध करते हैं तो टकराव होता है। फिर हमारे राइट चीज़ को भी बनाने के लिए, गलत को सही करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ही एक रास्ता। फिर तो पूरा जीवन संघर्ष में ही रहता है। और पहले तो वेस्टर्न में ले तो ख़ास तौर से अलग एटमॉस्फेयर था। वहाँ ब्रिटिश स्टाइल था। ब्रिटिश स्टाइल का मतलब क्या? वो मतलब अधिकारियों में बॉसेस भी ज़्यादा था। अच्छा। इसलिए टकराव भी ज़्यादा होता था। बाद में धीरे धीरे जो लोकतंत्र का प्रभाव बढ़ा तो वो चीज़ डायलॉग तो होती चली गई। अभी भी जहाँ भी टकराव होता है वही होता है जहाँ अधिकारियों में ईगोज़ में आ जाता है। अच्छा। हाँ। लेकिन ये बताइए, कितने सालों के टकराव, या आप कर्मचारियों के हिसाब से उनकी मांगों या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी आवाज़ लेकर जाते होंगे कि प्रशासन को, सरकार को ये काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने हासिल भी की होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि हासिल नहीं हुई। सबसे मुश्किल कौन सा ऐसी मांग थी जो आपने कभी की, बड़ा संघर्ष किया उसके लिए, लेकिन अंत में फिर आपकी आवाज़ सुन ली गई और वो मांग पूरी हो गई? ऐसे अनगिनत इश्यूज़ हैं। फिर भी अनगिनत है। जैसे अभी सबसे बड़ा जो ये मैं जो बता रहा हूँ, नीचे स्तर के ऊपर टकराव होता है। ऊपर जो जनरल इश्यूज़ हैं उसमें सरकार से जो डील होता है वैसे पे कमीशन है। ठीक है। या कोई भी कमिटीज़ हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक, उस पर इश्यूज़ तो फिर मेरिट्स पे होते हैं। अच्छा। वहाँ पर फाइट ऑफ विट्स है, तो वो और तरह का है। तो मैंने 1968 से बिल्कुल 72 के बाद ही मैंने राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा काम किया है। 72 ऑनवर्ड्स? हाँ, 72 के बाद। 72 के बाद डिविजनल लेवल भी किया है, जोनल पे भी किया है, और 68 में मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं बरेली बोर्ड में सब्जेक्ट पे कमेटीज़ बना करती थी। अच्छा। आजकल तो वो नहीं होती। उस कमेटीज़ का मेंबर आता था मैं, 7-8 कमेटीज़ का मेंबर आता था। अच्छा। तो उस हर सब्जेक्ट पे कमेटी बनी। कमेटी उस सब्जेक्ट के इशू को स्टडी करती थी और उसके ऊपर निर्णय होते थे। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये रेलवे कर्मचारियों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसकी एक कमेटी बनी थी। अच्छा। उसका मेंबर रहा हूँ मैं। भाई कर्मचारियों को का मेंटल स्टेटस में, जैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पावर ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट मनुष्य में। वो टेस्ट करना है कि आदमी अमुक काम के लिए उसको ये चाहिए तो वो उसके लिए फिट है या नहीं है। बिल्कुल। इस कमेटी का मेंबर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये बताइए, उन कमेटीज़ के मेंबर और उससे भी बड़ा ये जो आपका संगठन है, इसमें कितने लोगों का जुड़ाव होगा? इससे जुड़े हुए कितने? राष्ट्रीय स्तर का है। हमारे हर जोन में हमारा जोनल बॉडी है। ठीक। और हर जोन के अंदर डिविजन्स में बढ़ा हुआ है, तो डिविजनल बॉडी हैं, ब्रांचेस हैं। अभी NFR के अंडर में टोटल भारतीय रेलों में 1100 ब्रांचेज हैं। टोटल संख्या जिन वो पूछ रहे लोगों की संख्या, तो रेल कर्मचारी हम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। जितने रेल कर्मचारी काम करते हैं रेल, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे जो रेगुलर मेंबर हैं जी, वो करीब 9 लाख हैं। तो 9 लाख लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी एक तरह से आपकी है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि जिम्मेदारी तो पूरे की है, लेकिन हाँ। 9 लाख तो आपके एक्टिव मेंबर। हाँ, वो हमको पे करते, सब देते हैं। आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है?
कि लोग उसी 9 लाख में से एक जोन वाला कुछ कह रहा है, दूसरी जगह से कोई और आवाज़ आ रही है, और फिर आपस में ही पहले भाई सामने जाके किसी से आप कहेंगे कि ये चीज़ चाहिए, लेकिन घर के अंदर रजामंदी हो, उसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है? नहीं, उसमें नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे इश्यूज आते हैं पॉलिसी मेकिंग और कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, वो उसमें इंटरनल डिस्प्यूट नहीं होता। नहीं, जैसे पेंशन की आपने बात की, हाँ, तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम हट गई, अब उसके बाद 2 पेंशन स्कीम की बात है, तो हो सकता है 9 लाख में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं चलो भाई एनपीएस ले लो, कोई कहे कि नहीं यूपीएस भी ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। बहुत नेग्लिजिबल हैं वो जो कहने वाले लोग हैं। जैसे अभी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोरेशन के लिए मूवमेंट चलाया, एक जॉइंट फोरम बना, ठीक है और दोनों फेडरेशन, मतलब नेशनल फेडरेशन और एनएफआईआर जी, और एआरएफ दोनों का ने लीड लेकर के एक मूवमेंट चलाया। अच्छा, और उस मूवमेंट में यही उसके साथ बहुत ऑर्गेनाइजेशन और जुड़े, रेल के अलावा भी टीचर्स, जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस से मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम से प्रभावित थे, सब लोग ज्वाइन हुए और मूवमेंट अच्छा चला। 2 साल तक तो हमने सीरीज़ ऑफ मूवमेंट पूरे देश में चलाया। उसके बाद 10 अगस्त 1923 को एक बहुत बड़ी रैली और आम सभा की रामलीला मैदान में। सरकार पे प्रेशर आया और सरकार ने फिर उस प्रेशर के, मूवमेंट के प्रेशर से एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में 4 मेंबर की कमेटी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है कि लोग सेटिस्फाई हों। तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन था। एक नई टर्म यूपीएस की घोषणा कर दी, हमसे डिस्कस किए, लेकिन यूपीएस नाम जैसी कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन जो प्रपोज़ल आए थे कि यूपीएस के अंदर क्या होगा, उस प्रपोज़ल के अलावा जो ओपीएस की सुविधाएं उसमें नहीं थी, हमने उसी सब पे ऑब्जेक्ट किया, ये सुविधाएं इसमें शामिल करिए। लेकिन वो मिनट्स करेक्ट नहीं हुए, वो शामिल भी नहीं की, और चुपचाप कैबिनेट ने यूपीएस नए नाम दे करके घोषणा कर दी। अच्छा, तो उसमें हमारी सहमति नहीं थी, उस पर लेकिन एआरएफ उसकी सहमति थी, उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं ये यूपीएस ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस आ गया, जबकि हमारा सबका जॉइंट में ये सहमति थी, मांग ये थी कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे। ये डेवलपमेंट जरूर आया था कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो लिबरलाइज पेंशन स्कीम थी, वो नाम से कोई मतलब नहीं है। यदि उसकी सुविधाएं एनपीएस के नाम रहे और वो सुविधाएं सब आ जाएं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अच्छा, नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसके प्रोविजंस। अच्छा, जो रिटायरमेंट के बाद में जो सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज थे वो रेस्टोरेट चाहते थे, तो हम चाहते थे, हमारी सहमति तो हुई नहीं, और उन्होंने सहमति दे करके अंतर्घात किया और लोगों को कह दिया यूपीएस ठीक है। और हमको तो पता था कि ओपीएस बहाल नहीं हो सकती। जब ओपीएल बहाल नहीं हो सकती, तुमको पता था, तो फिर जॉइंट फोरम में शामिल ही क्यों हुए, कि वो अगुवाई कर रहे थे। तो ये अंतर्घात किया लोगों ने, अच्छा, हमने नहीं किया। हम आज भी ओपीएस की सुविधाएं के लिए कहते हैं वो वाजिब है, उनको रेस्टोर करना चाहिए। एक चीज़ बताइए, इतने बड़े संगठन में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, काम करने का दबाव होता है, चुनौती है कि ट्रेन टाइम पे जाए, और उसके बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हैं, उसमें ट्रैक है, ट्रेन की स्पीड है। जैसे जैसे वक्त बीता है, मतलब आज़ाद हिंदुस्तान में, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। कभी आप लोगों को ये लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जो मैन पावर है, जो हमारे लोग हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर रही है, या कभी अंदर से आवाज़ आई कि नहीं भाई हमारी इम्पोर्टेंस जिस जगह पे थी वो कमतर हो रही, इसको बहाल कीजिए इन चीज़ों को देखते हुए? देखिए, देखो ये चेंज हुआ है, चेंज इज एटर्नल। चेंज जब आता है समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार जो चेंज आता है
वो चेंज आता है, किसी से रुकता नहीं है। चेंज कोई नहीं रोक पाया। हम पूर्वजों के पहनाव, भाषा, रहन सहन, स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो गए। हम यदि बच्चों को प्रिवेंट भी करना चाहे तो नहीं कर पाए, चेंज आ गया। इसी प्रकार रेलवे में भी मैं जब आया था तब स्टीम लोकोस थे, छोटे छोटे इंजन थे, 55 लकड़ी, हाँ, पैसेंजर जो कोचेस थे वो लकड़ी के थे। वो धीरे धीरे ट्रैक वो नहीं था, सिग्नलिंग सिस्टम अलग था, आमूलचूल परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे हुआ। और जब से रेलवे का प्रादुर्भाव हुआ है तब से निरंतर चेंज हुआ है, निरंतर डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हम। स्टीम लोको से, स्टीम लोको थे ना, छोटे इंजन थे, बड़े इंजन आए, उससे और बड़े इंजन आए, पावरफुल इंजन आए, फिर डीजल आ गया। डीजल में भी बहुत सारे फेजेस आ गए। और इलेक्ट्रो लोको में भी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हर कोचेज में इम्प्रूवमेंट है। कोई ज़माना था लकड़ी के कोच थे, फिर स्टील की बॉडी के कोच आ गए, स्टील बॉडी कोचेज में आएगा। लेकिन नहीं, अब लकड़ी के कोचेज एक दूसरे में घुस जाते थे, एक्सीडेंट होता था तो कैजुअलिटीज़ बहुत होती थी। अब स्टील कोचेज आ गए तो कहेगा अब भी एक झंझट नहीं होगा, कम कैजुअलिटीज़ होंगी यदि एक्सीडेंट हो भी गया तो। बाद में पता लगा वो भी एक गिलास में दूसरा गिलास हम डाल देते हैं, तो टेलीस्कोपिक एक्शन होता था। तो बाद में उसको फिर प्रिवेंट किया, एंटी टेलीस्कोपिक कोचेस बनाए। अच्छा, तो टकराएंगे लेकिन एक दूसरे में घुसेंगे नहीं, जो पैसेंजर्स हैं वो सेफ रहेंगे, उनको इंजरी नहीं होगी, ऐसे आया। तो इम्प्रूवमेंट तो होता गया, जैसे जैसे अनुभव होता गया उसको जो ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता रहा है। तो ये निरंतर क्रम है। आज ये जो कहते हैं ना, इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी उसने तो जीवन आसान कर दिया है। हाँ, आसान यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है अनुभव से। तो उस समय की चीज़ें, अब सिग्नलिंग में तो स्टेशन मास्टर आया था ना, तो मैंने तो गाड़ियाँ ऑपरेटिंग का काम किया है, तो उसमें रात दिन का अंतर आ गया, सिस्टम बदल गए, सुविधाएं बदल गई। पहले वर्किंग कंडीशन टफ थी, धीरे धीरे वर्किंग कंडीशन अच्छी हुई, ट्रैफिक बढ़ गया। अब एक बात बताइए, आप स्टेशन मास्टर रहे, स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से कई बार बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं, एक्सीडेंट। आपने पूरे अपने जीवन काल में जब आपने काम किया, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ जिसमें आपने कोई चीज़ इंस्टेंटली देखा होगा, सोचा होगा, रिएक्ट किया होगा उसके हिसाब से, और बहुत सारी जिंदगियां बच गई हों? देखो ऐसा है, मेरे टाइम मेरी ड्यूटी में मैं हमेशा सावधान रहा हूँ, तो ऐसा कोई रिस्क, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं आया। अच्छा। कि मैं केयरलेस था और मैं सावधान हो गया और एक्सीडेंट बच गया, मैंने ऐसा आने ही नहीं दिया। लेकिन होता है, आदमी का जो अमाउंट ऑफ अलर्टनेस है वो एक जैसा रह नहीं पाता है। कभी थोड़ा से भी अलर्टनेस कम हुई तो गलती हो सकती है। जो एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी ह्यूमन फेलियर से, अधिकांश एक्सीडेंट ह्यूमन फेलियर से होते हैं, सिस्टम फेलियर से होते हैं, मटेरियल फेलियर से होते हैं। तो ये जो ह्यूमन फेलियर वाला है, ये अब टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, उसमें फ़र्क आया है। अच्छा। और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बहुत बढ़ गई, पहले से की तुलना में बहुत बढ़ी है। और यदि वही सिस्टम रहते और ट्रैफिक बढ़ जाता तो ह्यूमन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते। अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसमें सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग सिस्टम में प्रिवेंशंस आ गए, आदमी को एरर करने से प्रिवेंट करता हो, तो बहुत सा इम्प्रूवमेंट है। आप बात कर रहे हैं कि ह्यूमन फेलियर की, मतलब मानवीय भूल या इंसानी गलती की वजह से ट्रेन के हादसे कई बारी हो जाते हैं। क्या इसके पीछे आपको लगता है, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़े हैं, वो कहते होंगे, वो फीडबैक देते होंगे कि काम का लोड बहुत ज़्यादा है, घंटे हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा फोकस और हमारा कंसंट्रेशन वैसा नहीं रह पाता जैसा कि होना चाहिए इन हादसों को रोकने के लिए? देखिए ऐसा है, ह्यूमन फेलियर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
एक तो जो सीधा ह्यूमन फेलियर है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लोको पायलट का लूँ। हाँ ठीक है। लोको पायलट रात प्रकृति ने सोने के लिए बनाई है, रात ईश्वर ने सोने के लिए दी है। सोने के लिए बनाई कि रेस्ट करेगा और अपने शरीर की बैटरी को फुल्ली चार्ज करेगा। ठीक है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात को अलर्ट होकर के गाड़ी चलाएगा, अपने पीछे एक मोहल्ला जितना बड़ा 24 कोच लेके कुंभा लेके और जाएगा। 130 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ेगा, हर 30 सेकंड में ऑन एन एवरेज सिग्नल ऑब्जर्व करेगा और एक भी गलती नहीं करेगा। तो अब जब इस स्पीड से वो दौड़ता है रात को मोहल्ला लेकर के, तो उसकी अमाउंट ऑफ अलर्टनेस आप देखिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है। और जरा भी चूका तो दुर्घटना घटी। तो अब उसमें एक फैक्टर तो एक आदमी उस समय चूक गया, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स क्या हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, आदमी को रेस्ट पूरा नहीं मिला। अब घर पे गया, यदि 12 घंटे उसको यदि घर में मिल रहे हैं तो घर की प्रॉब्लम में रहा, रेस्ट लिया नहीं उसने। छुट्टी गया, छुट्टियों में लड़के की शादी, लड़की की शादी, कुछ भी, माँ पेरेंट्स बीमार, घरेलू सामाजिक कार्य में वो व्यस्त रहा और उसने छुट्टी में भी रेस्ट नहीं कर पाया, तो भी एक कारण हो सकता है। वो ह्यूमन फेलियर के लिए फोर्स करती है उस कंडीशंस। उसके अलावा फिर वर्किंग कंडीशंस हैं, यदि लोकोमोटिव ख़राब है, स्टेशन पे है, स्टेशन पे कोई अपरेटस ख़राब है या सिग्नलिंग सिस्टम में कोई ख़राबी है और वो आदमी को ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गई, एरर हो गई और फिर वो हो गई, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी और पहले में जिसे जिसे ट्रैफिक बढ़ा है, लोगों में जिम्मेदारी का लेवल भी बढ़ा है। अच्छा। हाँ, अलर्टनेस बढ़ी है। और लेकिन जैसे काम के घंटे की बात आपने कही जी, काम के घंटे भी हर आदमी की कैपेसिटी होती है। कोई अनलिमिटेड तो आदमी काम कर नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। अभी लोको पायलट को हमारे 12 घंटे 14 घंटे यदि मालगाड़ी में काम कराएंगे तो नेचुरली उसका जो बॉडी का अलर्टनेस और एनर्जेटिक पावर है वो तो रही रहेगी हमेशा। ठीक है। वो तो धीरे धीरे रिड्यूस होती है, इनहेरेंट है ये वो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है ऐसा नहीं है, वो तो इनहेरेंट है, होगा आप कुछ भी कर लो। तो और उसके अलावा सोशल फैक्टर दूसरे भी हैं। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन लेवल, उसके घर की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम और तमाम तरह की दिक्कतें, ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, हर जॉब में काम करने वाले लोगों का है। और जब आदमी जो जॉब करता है उसे पता है कि उस जॉब के जोखिम क्या है और उसकी आसानी क्या है। कोई हवा में मतलब फाइटर पायलट का जो पायलट है उसे पता होता है कि वो कितना रिस्क वाला काम कर रहा है, जरा सी सेकंड की चूक में जान जा सकती है। तो वो उसी हिसाब से अलर्ट होकर चलता है। जब वो फिट नहीं होता है, जब उस लायक नहीं होता है, तो कई बार वो खुद से विड्रॉ करेंगे या उसके काम करने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं किसको अभी रहने दो, ये अभी ठीक नहीं है। वो हमारे यहाँ शॉर्टेज इतनी है कि वो रिस्क लेनी पड़ती है, उसको छुट्टी भी नहीं मिलती, वो स्कोप नहीं है। वो मतलब जब आदमी बीमारी हो गया और क्या कि मैं काम करने लायक नहीं हूँ, वो स्थिति अलग हो गई। वो तो फिर तो उस रिस्क फैक्टर से वो सीन से बाहर हो गया। लेकिन घर में सास बहू लड़ ली, वो टेंशन लेके जा रहा है, लड़का फेल हो गया, टेंशन लेके जा रहा है, लड़की आउट ऑफ लाइन चलेगी, लड़का टेंशन लेके जा रहा है, शादी नहीं हो रही लड़की के लिए, लड़का नहीं मिल रहा, ये लड़की भी शादी कर ली तो ससुराल में उसको तकलीफ हो रही है। ये सोशल प्रॉब्लम उसको परेशान करती है। तो अमाउंट ऑफ अलर्टनेस जो चाहिए उसमें डिस्टर्बेंस होता ही है। तो अब तो जीवन पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो गया ना, टेक्नोलॉजी मदद करने के लिए। जीवन तो टफ हो गया, जीवन टफ हो गया, जीवन टफ हो गया। अलर्टनेस ज़्यादा हो गई, लेकिन आदमी फिर भी अनिहाउ केयरफुल होकर चला रहा है। अब रेलवे में एक्सीडेंट तो पहले की तुलना में कम है। आपके हिसाब से जो भी आप कह रहे हैं,
अगर मैं पूछूं कि आप अपने अनुभव से बताइए, ऐसा क्या किया जाए ताकि ये जो भी गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है इसको और मिनिमम और कम से कम किया जाए, उसके लिए क्या तो करना देखिए चाहिए? ऐसे जैसे नॉन सेफ्टी वाली कैटेगरी, बाबू यदि बैठा बैठा काम एक लेटर लिखने के बाद वो झपकी भी ले रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन या लोको पायलट वो नहीं कर सकता, उसको स्कोप ही नहीं है कि वो झपकी ले ले। बाबू यदि चला गया उठ करके 10 मिनट चाय पी की दुकान पे भी चला गया, वो लिबर्टी उसको नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लगभग 7 लाख लोग जो ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हैं, उनके पास तो कोई स्कोप ही नहीं है इस तरह का, वो रिस्क ले ही नहीं सकते, उसके पास मार्जिन नहीं है कि वो कोई रिलैक्स कर ले। बहुत टफ काम है रेल का, आर्मी जैसा। आप चूकी और बाली हरो का वो रहा है। नहीं बिल्कुल, वो तो है ही कि जरा सा भी नज़र अगर चूक जाए तो कोई भी हादसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, और आपके साथ पूरे। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पॉइंट्समैन जो पॉइंट लगाता है, सिग्नल के लगाता है, आजकल तो सिग्नलिंग और पॉइंट्स भी स्टेशन मास्टर के पास में आ गया। इंटरलॉकिंग चेंज हो गया, रूट लेटर इंटरलॉकिंग आ गया। इसके अलावा आप देखिए, एक ट्रेन है जब यहाँ दिल्ली में एग्ज़ामिन हो रही है और पेरम्बूर जाएगी या तिरुचिरापल्ली जा रही है, यहाँ से वो ट्रेन एग्ज़ामिन करेगा, हर कोच के राइट साइड पे किसने देखा, लेफ्ट साइड में टेक्नीशियन का नाम लिखते हैं, और जो वो ट्रेन एग्ज़ामिनर होता है जिसको आकर SSC या JEE बोलते हैं, ठीक, वो सर्टिफिकेट लिख के देता है कि दिल्ली से तिरुचिरापल्ली ये गाड़ी सेफ जाएगी, सेफ टू रन का सर्टिफिकेट देता है। कोई डॉक्टर देता है सर्टिफिकेट? अच्छा, चलने से पहले ही ये हाँ, सर्टिफिकेट। जब तक वो सेफ टू रन का सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेशन मास्टर गाड़ी नहीं चलाएगा। ये तो हवाई जहाज जैसे हुआ ना, सर्टिफिकेट जब वो नीचे से क्लियर हाँ, होता हर है उड़ा लो, ट्रेन ठीक का। है। तो ट्रेन का भी दिया जाता है। हाँ, और जो ट्रैक पे भी आदमी काम करते हैं, वो -3 mm का टॉलरेशन में ट्रैक को मेंटेन करेंगे, लेवलिंग गेजिंग सही होगा, वो स्पीड वाई रिस्पॉन्सिबल है। हर कील काटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है रेलवे पे, और यदि पहिया ड्रॉप हो गया तो खतरे में होती है इसकी जान। बिल्कुल। हाँ, ये बताइए, हो सकता है मुझे मालूम हो लेकिन मेरे इस शो को देखने वाले बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं होगा, एक ड्राइवर जब ट्रेन लेके चलता है तो सबसे लंबा कितनी दूर तक जाता है, या ऐसा होता है कि 9 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद जो अगला स्टेशन आ रहा है उस पर ड्राइवर बदल जाता है? देखो ऐसा है, ये बीट्स बटी हुई हैं। नॉर्मली जो नियम है वो तो 8 घंटे के अंदर अंदर की बीट्स होनी चाहिए। ये शेड्यूल जो लिंक बनाते हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग लिंक, लेकिन थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। अच्छा, लेकिन 8-9 घंटे बूट्स ट्रेन्स में क्या है कि बूट्स उसको रास्ता नहीं मिलता, ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो स्थिति बहुत लेकिन ऐसा नहीं होता है, दर्शकों को जानना जरूरी है कि दिल्ली से जो ट्रेन चलती है उसका सेम ड्राइवर बैंगलोर तक नहीं, या वो चेन्नई तक पॉसिबल नहीं है, बीच में बदल नहीं, जाता ऐसा नहीं, बीच में बदल जाते हैं। अच्छा। नॉर्मली मेल एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर 6 घंटे से 8 घंटे तक, 5 घंटे में बदल जाते हैं। वो बीट्स है हमारे यहाँ कि भाई ये इंजन चेंजिंग पॉइंट है या क्रू चेंजिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर दूसरा क्रू चढ़ जाता है। तो ये बताइए, इतनी दूरी तक मैंने दिल्ली से चेन्नई की भी बात कर ली, ट्रेन के सफ़र की तो हम मतलब चर्चा कर ही रहे हैं, आप अपने सफ़र का बताइए। आप 90 बरस के, क्योंकि जितनी तेज़ी में आप आ रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग उतनी तेज़ी से चल नहीं सकते। आपकी ट्रेन जो है सही रफ्तार से पटरी पे कैसे चली, सेहत के हिसाब से बताइए मुझे। मैं तो यही कहूँगा, मेरे को ये ईश्वर की कृपा है कि मैं ठीक हूँ और बुद्धि ठीक है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। मैं बता रहा हूँ ना जी।
बुद्धि ईश्वर ने मेरी ठीक रखी है। ठीक है। मैंने कोई व्यसन नहीं किया, अच्छा। बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू, ये भगवान ने बुद्धि ठीक रखी। इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ। ठीक। एक बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं जोड़ा। अच्छा। अपना कोई वास्ता नहीं है, बस सीधा सीधा काम, मन को शांति, और वही है कि आप साफ सुथरे रहोगे तो निर्भय रहोगे, तो निर्भय रहें, तो व्यसन लगाया नहीं कोई। तो आप यूनियन का जब इस तरह से काम करते, कभी पुलिस की लाठी वाठी नहीं बरसी, कभी जेल वेल नहीं गए? नहीं, हम पे कई अधिकारियों ने लाठी वाठी तो नहीं बरसी हम पर। अच्छा। क्योंकि केस लाठी हम मुकदमा? खाने वाले नहीं है, लाठी देने वाले हैं। लाठी तो केस मुकदमा? मुकदमे भी मेरे पे तो नहीं चला। अच्छा। हाँ, लेकिन धमकियाँ खूब आई हैं। अच्छा, धमकियाँ? प्रशासन ने भी कोई नोटिस वोटिस दिए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने उसका जवाब दिया है। अच्छा। पेपर की लड़ाई खूब अच्छे से लड़ ली हमने। उसमें हमने पछाड़ दिया सबको। भगवान ने शक्ति दी, ये तो हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे आपका नाम है गुमान सिंह, तो आपको किस बात पे गुमान है? नहीं, मुझे किसी बात पे गुमान नहीं है। ये तो मेरे साथी से पूछो आप कि मैं कभी गुमान करता हूँ क्या। तो आप साथियों पे तो गुमान हो सकता है नहीं, कि मेरे इतने साथी बड़े अच्छे आपके हैं। साथी इतनी संख्या में आपके साथ हैं। मेरे को गुमान नहीं है, मुझे संतोष है, संतोष है। खुशी है अच्छा कि मेरा अधिकांश अच्छे लोगों से, पर ऐसा नहीं अच्छे ही लोग मेरे, जी। कपटी भी है, कपटी भी? बिल्कुल। कपट करने वाले भी लोग हैं, उनको भी झेला है। अंतर्घात करने वाले भी मिलेंगे। ये तो सब तरह के, ये समाज पूरा तो जीवन है। भारतीयों का तो 140 में इन लोगों की कमी नहीं है। शकुनियों की खेती इस महाभारत में ही थी, ऐसा नहीं है, अब भी है। अब भी शकुनी है? हाँ हाँ, बहुत मिलेंगे आपको। और ये हिंदुस्तान बाहरी लोगों के नियंत्रण में आया, वो आया इसीलिए। अब हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुट्ठी पर लोग आए, मुगल आए, हम पर राज कर गए। व्यापार करने आए अंग्रेज, वो 200 साल राज कर गए। कैसे राज कर गए? हम में कमियां नहीं थी इसलिए कर गए। तो ये बताइए, आपका संगठन जो NFIR है, इतने सालों से आप उसमें हैं, और अब जिस मुकाम पर इतने लोग, उनको अगर आपको मैसेज देना हो कि ये संगठन निरंतर बड़ा होता जाए, मजबूत रहे, अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? मैं अपने कैडर को ही कहूँगा कि सच्चाई के रास्ते पे चलें, निष्ठा से लोगों की समस्याओं को लेकर के और लड़ें, गलत का विरोध करें, जम के लड़ें, कुछ भी हो जाए चाहे, गलत का विरोध करें और सही का समर्थन करें। अच्छा। गलत काम नहीं करें और निर्भय होकर काम करें। जब आप कुछ नहीं करेंगे गलत, तो आप निर्भीक रहेंगे। निर्भीकता तो आएगी जब आप पुख्ता होंगे। जी। और यदि आपने कोई गड़बड़ कही तो अंदर से कमजोरी तो रहेगी। कोई भी हड़का के आपको चुप कर देगा, बैठा देगा, ठंडे हो जाओगे आप ऐसे रोज़ एग्जाम्पल है। जी। ईडी की धमकी दी और नेता उछल कूद करने वाला से पता नहीं चुपचाप कौन से बिल में घुस गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में। जी बिल्कुल। हाँ, तो जो अंदर से सही होगा, मजबूत होगा, उसे वो किस खड़ा बात का रहेगा, वो डरेगा नहीं। हम्म। अभी जैसे संजय सिंह जो धाड़ के जो बात करता है, उसमें नहीं है कमी, इसलिए मुखर होकर के बात कर सकता है वो। इस प्रकार जो मुखर होकर के बात करता है, वो जो निर्भीक होगा वही करेगा, जो अंदर से मजबूत होगा, मजबूत होगा, बेदाग साफ सुथरा होगा, किसी गलत का डर नहीं होगा। आदमी एक शाश्वत चीज़ है ये कि हर गलती आदमी को कमज़ोर करती है और हर सुदृढ़ सही काम आदमी को मजबूत करता है। ये शाश्वत थ्योरी है ये।
तो अभी जो आप बात कर रहे थे वो रेल कर्मचारियों के लिए पैसे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की बात हो रही थी ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। हम लोगों ने 7 पे कमीशन तक देखा अब तक। आप अगर मान लीजिए 8वां पे कमीशन आता है तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, पहले तो ये बताऊं मैं आपको कि मुझे तीसरे वेतन आयोग से ही काम करने का मौका मिला है। तीसरे वेतन आयोग से? थर्ड वेतन, जो पहला तो अंग्रेजों को टाइम बैठा था, दूसरे के टाइम मैं नहीं था, तीसरे के टाइम में मेरे गुरु और हमारे जो अध्यक्ष थे केशव एच कुलकर्णी जी, उनके साथ में मैं एसोसिएट किया, मैंने एक्टिवली काम किया है। और तीसरे वेतन आयोग मैंने उनके साथ काम किया, चौथे में किया, 5वें में तो फिर हमने ही मेमोरेंडम बना के दिया था। अच्छा। हाँ, 5वें, 6ठे, 7वें में बराबर काम किया है। और ग्रेजुअली रेल कर्मचारियों के पे एंड अलाउंस में हमेशा बढ़ोतरी हुई है जी। हाँ, उसके अलावा ट्राइब्यूनल में बहुत फ़ायदा हमने उठाया है। अच्छा। हाँ, जो हमारे डिस्प्यूटेड इश्यूज होते थे, अभी भी नीति यही है कि जो बातचीत से नहीं तय हो सकते हैं उसमें ट्राइब्यूनल बैठा दो, वो ट्राइब्यूनल स्टडी करेगा, दोनों पक्ष को सुन करके और उसके रिकमेंडेशन पे सरकार काम करेगी। तो उसके माध्यम से भी हमने बहुत काम किया है। तो अभी 8th पे कमीशन सरकार ने 16 जनवरी को अनाउंस किया था और फरवरी में इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। ओके। विशु शर्मा जी में, रघुवीर जी तो स्टाफ साइड के NCGCM के लीडर हैं, हम लोग गए थे कि भाई पे कमीशन, 8वां पे कमीशन का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ये 8वां वेतन आयोग क्या काम करेगा, दैट इज़ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, व्हाट आर द इश्यूज विच द पे कमीशन विल लुक इनटू। और अर्जेंसी बताई थी कि नहीं, हमको 1/1/2026 से पे कमीशन लागू करनी है, इसलिए अर्जेंट है और अर्जेंट है। बहुत हल्ला बचाया, वो फरवरी मीटिंग हो गई। 1/1/2026 से 10 साल पूरे होने के बाद में ये लागू होनी है। अब ये अगस्त जा रहा है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बाहर नहीं आई अभी तक। ये सीरियसनेस है इसकी। और फाइनेंशियल बिल में एक और उन्होंने गड़बड़ कर दी। फाइनेंशियल बिल में उन्होंने एक बिल में ये पास करा लिया कि जो पेंशनर्स के बीच में हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अच्छा। हालांकि ये प्रोविज़न 1972 पेंशन रूल्स में है। जब ये पास कराया तो हमने पूछा, तो सेक्रेटरी पेंशन ने एक मीटिंग रखी थी 28 मार्च को। उस पर हमने जब ऑब्जेक्शन किया कि ये क्यों पास कराया है जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एप्रीहेंशंस क्या हुए कि ये सरकार पेंशनर्स की पेंशन में डिस्टिंक्शन करने की बात का पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बिल के साथ में पास कराने का क्या आधार है। तो ये आशंका स्वाभाविक थी कि ये 8th पे कमीशन में पेंशनर्स के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहते। वो जो है, जो ले रहे हैं पुराने, वो लेते रहें। वरना होता क्या है कि जब नया पे कमीशन आता है और पे जो रिकमेंडेशंस आती हैं उसके साथ में एक मल्टीप्लाई फैक्टर आता है। जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ की जो पे रिवीजन होती है, तो रिटायर्ड वाले जो रिटायर हुआ है उस समय के पे को नोशनल पे कैलकुलेट करके फिर पेंशन रिवाइज होती है। ये अब तक 7वें वेतन आयोग तक चला है। ठीक। तो ये शंका आ गई कि भाई ये जो फैसिलिटी थी पेंशन रिवीजन वाली कि नोशनल पे वर्कआउट करो, ये शायद गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो सेक्रेटरी पेंशन एक मीटिंग बुलाई और 28 मार्च को मीटिंग हुई, मैं भी था उसमें। हमने ये दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, जो चल रहा है वो चलेगा, हम उसमें कोई कट नहीं करेंगे। जी। तो हमने कहा ठीक, फिर क्लैरिफिकेशन इशू कर दो। तो हमारे, मैं और शिव गोपाल ने था, शिव गोपाल ने दबाव डाला तो
तो उन्होंने हाँ भर लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन इशू करूँगा, लेकिन आज तक क्लैरिफिकेशन इशू नहीं हुआ। मार्च 28 के बाद तो शंका और बढ़ गई है कि वो ये चाहते हैं कि जो पेंशनर्स अभी पेंशन ले रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जो पेंशन है वो लेते रहे, हम कोई रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। अच्छा। जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बाहर नहीं आए तो पूरा मैसेज आता नहीं है कि पे कमीशन क्या देखेगा। अच्छा। हाँ, तो ये स्थिति है अभी, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं हुई और नए पे कमीशन में कौन चेयरमैन कौन मेंबर रहेंगे ये भी फाइनल नहीं है। बिल्कुल, जो टर्म ऑफ रेफरेंस की आप बात करें, जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक वो पे कमीशन अपॉइंट करके भी वो करेंगे क्या? जी बिल्कुल, पहले तो वही चाहिए। आप किसी को नौकर रखते हैं तो पहले तो बताते हुए तो क्या काम करेगा। पहले काम ही नहीं अभी आया। काम तो पहले होगा तब नौकर चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो पहले इन्होंने यही तय नहीं किया कि वो पे कमीशन करेगा क्या। जी, तो पहले वो तय हो जाए, फिर उसके बाद आगे जो है वो देखा जाएगा। सर गुमान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक फेडरेशन या एक संगठन की बात नहीं की, बल्कि आपने ज़िंदगी का तजुर्बा सिखाया और समझाया, क्योंकि इतने लंबे सफ़र जो कि जीवन का ही नहीं, संगठन के हिसाब से भी बहुत कम लोगों को ऊपर वाला अपनी नेमत से बख्शता है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपने इतना तजुर्बा पाया और उस तजुर्बे को चंद मिनटों में हमें समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जिस संगठन, जिस रेल कर्मियों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी भलाई तो आप कर ही रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे, उसी के बहाने पूरे देश की सेवा आप करते हैं, जो आप लगातार करते रहे, और ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न हमेशा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से कुछ बातें पूछी जी, और जो बातें घटी हैं जी उनका मेरा रिवीजन हो गया जी और बहुत सारी परिस्थितियाँ, जी कठिन परिस्थितियाँ भी आती हैं जी, उसको भी सॉल्व करने की, इससे आपकी चर्चा से मुझे प्रेरणा मिली है। जब आप कोई संगठन चलाते हैं, किसी यूनियन का हिस्सा होते हैं, या अगर फिर उसका हिस्सा ना कह के मैं ये कहूँ कि उसके लीडर होते हैं, कर्मचारियों की, अपने साथियों के हितों की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो ना सिर्फ आप सरकार, प्रशासन और सिस्टम के ख़िलाफ़ होते हैं और आप उनके आंखों के लिए कई बार किरकिरी भी होती हैं, बल्कि कई बार आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में भी दुश्मन पाल लेते हैं। तो फिर होता क्या है? होता ये कि कई बार लाठियाँ बरसती हैं, कई बार धक्का मुक्का होता है, कई बार मारपीट होती है और कई बार गोली भी चल जाती है। तो आज मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से के लिए जिन मेहमान को अपने साथ लेकर बैठा हुआ हूँ, जो अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े और उसके संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाएंगे, उनकी ज़िंदगी में ये सब है जो मैंने अभी आपसे कहा। मेरे सामने बैठे हुए हैं श्री BC शर्मा जी, जो कि NFIR के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, मैं अभी कह रहा था कि जब आप यूनियन के लिए काम करते हैं, अपने साथियों के लिए, जिसकी संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में हो जाती है, तो सरकार के खिलाफ़ तो आप काम करते ही हैं, सरकार से मांगने जाते हैं, लेकिन कई बार अपने भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। मैंने लाठियाँ खाने की बात की और गोली चलने की भी बात की। आपके जीवन में कभी लाठी गोली वाली बात आई? देखिए कि ट्रेड यूनियन के अंदर मेरी जो शुरुआत हुई जी, मुगलसराय से हुई। सन कौन सा था? 3 मार्च 69। 3 मार्च 1969 को आप रेलवे से जुड़े। होली वाला दिन था वो। होली का दिन था। हाँ, जब मैंने डीजल शेड मुगलसराय में ज्वाइन किया। ठीक। वहाँ बहुत संघर्ष किया हमने। जो नियम में नहीं भी था वो भी काम लड़के कराया। जो नियम में नहीं था वो भी काम लड़के कराया। एम्प्लॉई के बच्चों को 40 बच्चों को नौकरी दिलाई, अच्छा जिन्होंने कहीं भी काम नहीं किया था। अच्छा। वो भी इस तरीके से दिलाई, कहीं कानून नहीं था, जिसका ऑलरेडी है वो नहीं होगा। 99 तक रिटायर होने वाले बच्चों को, 40 बच्चों को नौकरी मिली। अच्छा। तो उससे थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, शुरुआत में ट्रेड यूनियन में इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा। 1977 में हमारे पुराने बुजुर्ग नेता जिनकी डेथ हो गई है, PN शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी होते थे। अच्छा। कमलापति त्रिपाठी जी की जो
डॉटर इन लॉ थी, उसका इलेक्शन था एमएलए का। अच्छा। ये मुगलसराय में गए तो वो ब्रांच वाले पकड़ के मुझे भी ले गए। अच्छा। उन्होंने, हमारे ब्रांच सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी इस लड़के को हमने इंडक्ट करना है। अच्छा। तो उस समय यंग थे, हमारा था वॉलीबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं वर्कर टीचर ट्रेनिंग की इलाहाबाद में। अच्छा। उस समय मुझे जब लेबर लॉज को पढ़ा मैंने कि ये अच्छा काम है अगर अच्छी नीयत से हम करेंगे, किसी की मदद करेंगे निस्वार्थ, तो अच्छा काम है। उसके बाद ही मैंने ट्रेड यूनियन के अंदर, उस समय ब्रांच में मैं ट्रेजरर बना। अच्छा। 1977 में। वहाँ भी मैं 20 साल रहा डीजल छड़ में। और पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर वर्कशॉप में था। अच्छा। लखनऊ में, वहाँ से छोड़ के रेलवे में आया। तो स्ट्रगल करते रहे। उसके साथ काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि ट्रेड यूनियन काम अच्छा है। इधर उधर घूमने से किसी की हेल्प कर दो, किसी की इंक्रीमेंट दिला दो, प्रमोशन करा दो, सीजी वाली अपॉइंटमेंट करा दो, तो उससे जो आशीर्वाद मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। इस तरह बढ़े। और मैं क्योंकि पंजाब को बिलोंग करता था। तो आपने कहा आपने मुगलसराय से करियर शुरू किया, आप रहने वाले हैं पंजाब के। हाँ। तो पंजाब से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच गए? पंजाब से उत्तर प्रदेश इसलिए पहुँचे कि उस समय मैं यंग था, मैंने आईटीआई की हुई थी। ठीक है। वेल्डिंग की। ओके। स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी लगा, साइकिलिंग करनी पड़ती थी। अच्छा। भाई साहब मेरे आरडीएसओ लखनऊ में थे, अच्छा। तो वो आर्टिस्ट हैं, वो आते रहते थे। उनको ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने मुझे क्लास 3 से नौकरी छुड़ा के रेलवे में क्लास 4 में कराया, साइकिलिंग की वजह से। अच्छा। लेकिन जॉब में एक स्पेशल जॉब होती थी अच्छा। वेल्डिंग की, एक जो व्हील को मूवमेंट देती है, उसमें एक प्लेट लगती है, वेल्डिंग होती है, वही काम मैं करता था। अच्छा। ऐसे करते करते फर्दर मैंने प्रमोशन भी ली दूसरे कैडर में। फिर ये हुआ कि सब लोग अपने अपने कोशिश करते जाने की। 81 में मैंने मुगलसराय से पंजाब में ट्रांसफ़र कराई, क्योंकि मैं फगवाड़ा का रहने वाला हूँ। लुधियाना में मेरी ट्रांसफ़र हुई। अच्छा। लुधियाना में भी मैं 81 से लेके 2009 तक रहा। 92 में मेडिकल की प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से थोड़ा मेरा कैडर चेंज हुआ। उसके बाद मैं टिकट चेकिंग में गया और चीफ इंस्पेक्टर टिकट 2009 में मैं रिटायर हुआ। वहाँ जाके भी मुझे जो भेजा गया कि आपने यूनियन वहाँ ब्रांच बनानी है। अच्छा। इस कंडीशन पे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा। तो मुझे वहाँ एक ब्रांच होती थी, मैंने जाके 4 ब्रांचें और बनाई। ये लुधियाना की बात आप लुधियाना में बनाई। अच्छा। तो धीरे धीरे काम किया, लोगों को पसंद आया। मैं बाद में था, तो मुझे फर्दर यूनियन में अपग्रेडेशन मिला। डिवीज़न में असिस्टेंट की पोस्ट मिली, वर्किंग की मिली। इसी तरह फिर मैं डिवीज़न प्रेसिडेंट बना और फिर डिवीज़न सेक्रेटरी 21 साल में डिवीज़न सेक्रेटरी रहा फिरोजपुर डिवीज़न में। फिरोजपुर डिवीज़न में। उसके बाद काम करते हुए 2000 में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे पीएन शर्मा जी, एज होने के मुताबिक उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, पैरालाइज हो गया जी। तो यहाँ पे फैसला करके लोगों ने मुझे आगे किया। अच्छा। मैं नहीं आना चाहता था। दिल्ली के आदमियों को मैंने कहा आप भरिए। तो उसमें आगे 2000 से आज 25 साल हो गए हैं मुझे इस फरवरी में। और ट्रेड यूनियन में 48 ईयर हो गए। 48 साल से आप ट्रेड यूनियन में। हाँ। तो इसमें ट्रेड यूनियन करना जो मैं समझता हूँ जी, बहुत स्ट्रगल आई है, बहुत स्ट्रगल की है, हार्डर हुई। मुझे SF5 भी मिली। मेरी ट्रांसफ़र दूसरे रेलवे में भी, इलाहाबाद में भी हुई। अच्छा। लड़ाई करने से गाड़ियाँ भी मैंने 94 में गाड़ी रोकी 8 घंटे लुधियाने के अंदर। 8 घंटे आपने गाड़ी रोक दी? हाँ, 8 घंटे रखी। क्या मांग क्या थी जिस वजह से आपने मांग की थी, हमारा एक स्टाफ अच्छा टिकट चेकिंग का वो गाड़ी में काम करते आ रहा था। ठीक है। तो एक SSP थे मोहम्मद मुस्तफ़ा,
अच्छा। टेररिज्म का ज़माना था। उनकी फर्स्ट एसी में सीट जो अपर बर्थ थी वो नीचे बैठे थे। लुधियाना में नीचे वाली बर्थ एक संत थे, उनकी थी। अच्छा। लोग आए, उन्होंने कहा, हमारा जो कंडक्टर था वो उनको रिक्वेस्ट करता रहा, जी ये उनकी बर्थ है, आप अपनी पे चले जाए। उसने ज़बरदस्ती की। अच्छा। ज़बरदस्ती करके उस आदमी के ऊपर केस दर्ज करा दिया जीआरपी में, और उसको जीआरपी पकड़ के ले गई। अच्छा। उसको रक्षा करने के लिए, अदरवाइज़ अगर ना गाड़ी बंद करते तो उसको काउंटर उसका की कर दिया जाता। उस समय ये उसका टेररिस्ट था, वो ऐसा आदमी भी था। अच्छा। तब मुझे 8 घंटे गाड़ी रोक के बिना किसी बेल के उस आदमी की लाइफ को बचाया। मेरा साथ जो है कारपोरेशन की यूनियन में भी दिया। उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे बेअंत सिंह जी, नकोदर में इलेक्शन था। उन्होंने डायरेक्ट ही मेरे से बात की, प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ना करता कि उसको खन्ना ले गए थे, उसको काउंटर कर देते। अच्छा। उसने कहा ठीक है। जनरल मैनेजर वीके अग्रवाल थे, उन्होंने पूछा, उनको भी मैंने बताया। डीआरएम जो फिरोजपुर थे, संधू जी, उन्होंने कहा मेरे से भी इसने बदतमीजी की है, मैं आपके साथ हूँ, इसकी नेचर है। अच्छा। तो उसमें सक्सेस मुरी और उस आदमी की लाइफ बची। इस तरह करते बहुत स्ट्रगल हुई है, कई बार गाड़ी। इस तरह तो और भी मामले आए होंगे ना, जहाँ पर आप आगे बढ़े होंगे। अपने साथ काम करने वाले जो रेलवे के दूसरे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी आपने मदद की होगी, उनके जीवन बचाया होगा, किसी का हो सकता है परिवार संवारा होगा। तो इतने सालों का जो आप 48 सालों का सफ़र बता रहे हैं, 48 सालों सब ट्रेड यूनियन में, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क आपके लिए कौन सा था, जिसको करने के बाद आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ होगा कि यार ये तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मेरी दिली इच्छा थी, हो गया? सबसे तो मैं कह रहा हूँ जो 40 बच्चे भर्ती हुए जी, मुझे उसकी बहुत संतुष्टि हुई कि उनके 10 पैसे भी खर्च नहीं हुए जी। और वो शेड बंद हो गई। अच्छा। जब भी मैं जाता था, उनके जितने रिटायर्ड उनके फादर थे सब स्टेशन पे आते थे मुझे मिलने। यहाँ तक कि अगर हमारे पास 50 आदमी 100 आदमी है, सबका खाना बना के लाते थे। अच्छा। तो आज भी जो जिंदा है वो रिस्पेक्ट देते हैं। और हमने निस्वार्थ काम किया है, कभी किसी को नुकसान करके नहीं किया। मतलब आपने अपने जीवन काल में नौकरी के साथ साथ लोग कमाए, पैसे तो जो कमाए अपनी जगह पे हैं, जो सरकार से पैसे मिले। देखिए कि पैसे मैंने कमाए कि मेरे बच्चे जो है जी, वो अपने आप सेल्फ स्टैंड किए। जी। ये मेरा लड़का है छोटा, ये नेशनल प्रेरा गोल्ड जीता इसने अंडर 19 में। जी। अपने आप नौकरी लगी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बड़ा लड़का है, उसने मेरे फादर इन लॉ के, मेरी वाइफ के अलावा 3 और लड़की थी, लड़का नहीं था। मेरे बड़े लड़कों को 11 महीने से उन्होंने रखा। अच्छा। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने शादी की। अच्छा। और उसके बाद वो लंदन में MCA करने गया। अच्छा। BCA मेरे पास की, वहाँ करने, और सारी पढ़ाई उन्होंने की, शादी भी उन्होंने की। और वो आज इंडिपेंडेंट है। आज जहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन में जाते हैं, TV वाले उसको बुला के डिबेट करते हैं। फॉरेन्स का महकमा उसको दिया है, पोर्टफोलियो कोई नहीं है। आज वो अपने इंडिपेंडेंट, उसने एक अपना WU बनाया हुआ है, वर्कर यूनियन सपोर्ट ऐप। 10 आदमी उसके नीचे काम करते हैं। और उसका जिसने उसको लंदन में स्पॉन्सर किया है, उसको ये स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन उसमें बिना किसी जानकारी के लगाए। चलिए, ये तो आपके जीवन की कमाई हो गई, जो आपने लोगों के भलाई के लिए जो काम किया, उनकी दुआओं का असर भी कह सकते हैं, कुछ आपके कर्म जो है दोनों मिला के उसकी वापसी आपको ऐसे मिली। मैं बात कर रहा था कि पैसे कमाने और जीवन की कमाई में आपके बारे में मुझे किसी ने बताया कि शर्मा जी तो ऐसे दरिया दिल हैं कि यूनियन की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों की भलाई और कर्मचारी जो उनके साथ काम करते हैं उनके लिए, उन्होंने अपने पेंशन वेंशन PF सारे पैसे जो है घर बार को छोड़ छाड़ के इसी में खर्च कर दिया किस मुकदमे में? नहीं, वो ऐसा है कि हमारे पास जब यूनियन रेबलरी हुई जी, तो उसके अंदर कोर्ट केस हुए। ठीक है। 2000 में बन के आया मैं, बहुत अच्छा काम चल रहा था जी। कुछ एक पुराने साथी जो वो मेरी जगह बनना चाहते थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने
मतलब मेरे पे अटैक भी कराया। मैं क्योंकि हर फ्राइडे को लुधियाना जाता था शताब्दी से, और मेरे मन में मुझे 4 दिन पहले बताया भी गया कि आपके ऊपर अटैक होगा। मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है किसी से, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अटैक होने का मतलब नहीं है, मैं आराम से जैसे जाता था जाया। वहाँ मुझे फॉलो किया गया लुधियाना में मोटरसाइकिल। पहले यहाँ कोशिश की गई, यहाँ मतलब यहाँ दिल्ली में, क्योंकि 6 महीने आके मैं यूनियन दफ्तर में ही रहता था। अच्छा। फेडरेशन वगैरह जब आता था तो उन लोगों ने पीछा किया। मुझे बाद में याद आया कि ये वहाँ भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ उनको टाइम नहीं लगा, फिर उन्होंने ये स्टोरी बना के जहाँ से मोटरसाइकिल ख़रीद के लुधियाना में, जब मैं शताब्दी से उतरा, मेरा फॉलो पीछा किया। और जैसे ही मैं अपने घर के पास गया तो 4 आदमी मेरे पे फायर किए उन्होंने। 4 लोगों ने आपके ऊपर गोली चलाई। और उस समय जो ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी, मैंने अपनी हेलमेट से 3-4 फाइल रोके। एक आदमी को हेलमेट मार के गिराया भी। अच्छा। दूसरे आदमी ने फायर किया। आपको गोली लगी? मुझे जो है गोलियां चलाई, छर्रे लगे, छर्रे अंदर गए। 38 स्टिचेस मेरे लगे हुए हैं। 38 स्टिचेज आपके शरीर में? हाँ। है उन छर्रों, उन गोलियों की वजह से हो रहे थे। और सीएमसी में मेरा 1 महीना मैं एडमिट भी रहा हूँ, 1.5 महीना। अच्छा। तो उसके बाद मैं तो यही सोचता हूँ कि यही नहीं, जरा इसको डिटेल में समझाइए। आप दिल्ली से लुधियाना जा रहे थे ना, शताब्दी में हर फ्राइडे को जाता था, सैटरडे फ्राइडे को। ठीक है। तो उनको पता था कि ये जाते हैं। ठीक। जाके मेरा यूनियन दफ्तर है लुधियाना में, ठीक, वहाँ मेरा स्कूटर खड़ा होता था। स्कूटर से मैं घर जाता था। ठीक। तो उसको मुझे उन्होंने फॉलो किया, स्कूटर के पीछे पीछे चलते रहे। ठीक। तब भी मैंने नहीं ख्याल किया कि मेरे कोई फॉलो कर रहा है। जैसे ही उनको इंटीरियर मिला थोड़ा सा, उस पे मैं गेट पे पहुंच गया घर पे, तब उन्होंने गोलियां चलानी शुरू। आपके घर के सामने? अच्छा। तो हमारे 8 क्वार्टर थे, गेट बाहर लंबे बड़ा लगा हुआ था। गोली चलाई तो थोड़ा सा मैं चिल्लाया, लोग भी सारे क्वार्टरों वाले बाहर आ गए। लास्ट में था मेरा घर। तो उस समय जो फायर हुआ, उसके बाद पुलिस की गाड़ी जा रही थी, वही मुझे सीएमसी अस्पताल ले गई। इमीडिएटली मुझे मेडिकल एड मिली। तो आपको 6 गोलियां लगी, एक तरह से 6 छर्रे आपके शरीर में हाँ, गए। फायरिंग 6 की लगी थी, मतलब किस हिस्से में लगी थी बॉडी के? मुझे यहाँ लगी, टेस्टिकल में लगी, बैक पे लगी। एक गोली आज भी अंदर है। एक गोली अभी भी शरीर के अंदर है? हाँ। मतलब थोड़ा सा लोहा आपके शरीर के अंदर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको, मुझे ये नहीं पता लगा कि आपके शरीर से हमने आधा किलो लोहा निकाला, लेकिन आपकी एक भी वेन जो है वो डैमेज नहीं हुई है। ये तो ऊपर वाले की मेहर ही है कि आपको 6 मतलब छर्रे कह लीजिए, गोली कह लीजिए, शरीर के अंदर चला जाए और उसके बावजूद एक भी वेन या एक भी नस को नुकसान नहीं पहुंचे और इंसान बच जाए, और आज आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। हाँ। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हो सकती है। और जब गोली लगी जी, 1000 आदमी वहाँ खड़ा था अपना ब्लड देने के लिए। हॉस्पिटल वालों ने कहा हमें नहीं चाहिए ब्लड। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्लड तो हमने देना है। तो ब्लड दिया लोगों ने, वो उनके काम आया। ये उन लोगों की जिनकी हमने मदद की थी, जिनको सीजी अपॉइंटमेंट पे हमने दिलाई, बाकी काम किए, उन सब लोगों के आशीर्वाद है। ये किस साल की बात है? ये अप्रैल 2022 की है। अप्रैल 2002 की बात है। 2 की बात है। उसके बाद मुकदमा चला, उनको सज़ा भी हुई। अच्छा। फिर वो हाई कोर्ट में जाके कोई मैनेज करके उन लोगों को थोड़ा, फिर इलेक्शन आ गया। NFIR ने, जो हमारी फेडरेशन है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूनियन के कारण जो है, आप बैठ के बात करके इसको कंप्रोमाइज़ करिए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि इसी के कारण आपस में 2007 में मेरी रिकॉग्निशन चले गई थी। अच्छा। जिसके कारण जो आप कह रहे हैं, उन लोगों ने 60-70 केस मेरे ऊपर किए थे, यूनियन के किए थे। अच्छा। पैसा भी नहीं था, जो मुझे फंड मिला था वो पैसा मैंने लगाया, जो यूनियन ने मुझे बाद में रिटर्न भी किया। अच्छा, यूनियन ने बाद में रिटर्न भी किया। लेकिन शुरू में खर्चा करने के लिए भी तो जिगर चाहिए ना। आप अपने नहीं, वो जीवन की कमाई आप लगा रहे हैं। आदमी ये आ गई कि ये मेरे कारण हरी है। अच्छा। तो इसको मैंने दोबारा अलाइव करना है।
अच्छा। मुझे NFIR ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो हमारे डैमेज होते थे लोग उनको सपोर्ट करते थे, जिसके कारण 5 साल मान्यता ना होते हुए भी मेरे URMU जिंदा रही। आपने URMU का नाम लिया, मैं देख रहा हूँ कि आपके पॉकेट में जो स्क्वायर जैसा है इस पे NFIR भी लिखा हुआ है, मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज है, रेलवे मैन, और उसके नीचे उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन भी है। मुझे ज़रा दोनों का रिलेशन समझाइए कि क्या है, कि लोग भी पूछेंगे कि भाई एक ही पॉकेट में दो नाम है, इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, क्यों दो नाम है? देखिए, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में जो NFIR जी, वो हमारी मदर फेडरेशन है। ठीक है। हम लोग जो है उसके विंग शाखा है। हैंड्स हैं, निशान है। जी, 17 जोनों में इस तरह की यूनियन है। ठीक है। जो नेगोशिएशन का सिस्टम बना हुआ है, जो नीचे जोनल लेवल तक नहीं है हो सकता, वो फेडरेशन के पास आता है। अच्छा। वो फेडरेशन PNM का सिस्टम है, डिपार्टमेंटल काउंसिल का सिस्टम है। उसमें भी अगर हम नहीं सक्सेस होते तो नेशनल काउंसिल है, जिसमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अमर गवैया, जो नेशनल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। लेकिन ट्रेड यूनियन करना कोई बुरी बात नहीं है। ट्रेड यूनियन के अंदर स्ट्रगल आती है। स्ट्रगल करने से आदमी कमज़ोर नहीं होता। थोड़ी देर लगता है हमें कि ये हो जाएगा, वो नहीं होता, होगा वो होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक जनरल मैनेजर थे नॉर्दर्न रेलवे के, मिस्टर मेहता, जलंधर में गए, एक मीटिंग लेने लिख के लेते थे हम, उससे थोड़ा नोक-झोंक हो गई। उसने क्या किया कि हम मीटिंग है, वो कह रहा मैं तो एक आइटम करूँगा। अच्छा। आपकी इच्छा करनी है करो, इस तरह रूड बिहेवियर था उसका। ठीक है। तो मैंने उसको कहा भी ये तरीका ठीक नहीं है आपका। आप मुझे पहले कह दीजिए मेरे पास इस समय टाइम नहीं, आप मेमोरेंडम दे दो, हम चुप कर चले जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। खूब लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर जो है 2 घंटे उसने मीटिंग की हमसे। उसके ऐसे टेबल पे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद सब कुछ उसको कहा। उसने क्या किया, मुझे सस्पेंड किया। अच्छा। लुधियाना से मेरी इलाहाबाद ट्रांसफ़र हुई। 3 दिन मेरी नेक्स्ट प्रमोशन में मेरी इंटरव्यू बाकी थी। अच्छा। लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। ट्रांसफ़र भी कैंसिल हुई, मेरी प्रमोशन भी हुई। अच्छा। आगे से ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिली ट्रेड यूनियन करने में, लोगों की सहानुभूति से। पूरे लोग, पूरा कारपोरेशन, दूसरी यूनियन भी 5 घंटे के बाद करे हम भी मिलना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो है पूरा अम्बाला तक जो है टूर जाम कर दिया था। उसके बाद जो है ये GM ने भी कहा और DC ने भी कहा, ADC को भेजा कि इसको ठीक कराइए, उसके आदमी को इंजन पे छोड़ के आओ। इंजन पे छोड़ के गए। अच्छा। तब वो स्ट्राइक ख़त्म हुई। अच्छा। तो इस तरह से आगे आगे हमें नॉलेज मिली, काम करते गए, एक्सपीरियंस होता गया। और अब जो है नेक्स्ट हाईएस्ट फोरम पे हूँ मैं, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। एक छोटा सा एक आदमी, मैं क्लास 4 में भर्ती हुआ था। इवन मेरे फादर की डेथ जब हुई मैं 5 महीने का था। अच्छा, 5 महीने की थे जब पिता चल बसे। तो हम 2 भाई थे, दोनों भाई, वो भी हमारे अंकल ने हमें एजुकेशन दी, जो दे सकते उन्होंने दिया। मेरी कॉलेज के पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन लैक ऑफ फंड कह लो या कैच कह रहे हो, तो जो था मैंने फिर ITI की किसी तरह। ITI करने के बाद मैं जॉब में 69 में आया। तो इस तरह लोगों का जो आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो एक आपस में होता है कि पोस्ट लेने के लिए कुछ लोगों की इच्छा होती है। पोस्ट लेने में देती है, मिलती है अपने आप। मैं भी जब आया था मैंने नहीं कहा था कि मुझे बना दो। इन्होंने फैसला किया, फेडरेशन के दफ्तर में बैठ के यहाँ फैसला हुआ। कुछ जिसने मेरे पे गोली चलाई वो कह रहा मैं बन जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं,
आपने गलत किया। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी के पास गए और इंटक के पास गए, तो मुझे आगे गया, हल्के मुझे यहाँ आने में दिक्कत आई। मैं जॉब में था, 9 साल मैंने ऐसे किसी तरह एडजस्ट करके निकाले, उससे हुआ। तो ट्रेड यूनियन में लोगों की मदद करने में, विडो को सीजी अपॉइंटमेंट दिलाने में, जो रुकी हुई प्रमोशन है उसको कराने में, जो सिस्टम में है रूल बने हैं उसको फॉलो अप कराने में, यूनियन जो है उस बेसिस पे लड़ती है। अब आप एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि चूँकि पिता जब आप मुश्किल से बहुत छोटे से थे तब गुजर गए, फंड की दिक्कत आपने बताई, जिस वजह से शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज जहाँ पर आप बैठे हुए हैं लाखों लोगों का सपोर्ट आपके साथ है। आप समझते हैं कि आपकी एक आवाज़ पे हिंदुस्तान के 9 लाख 10 लाख जो रेलवे कर्मी, उनसे उनके परिवार को सोचिए, फिर उसके आगे सोचिए, तो करोड़ों लोगों में वो तब्दील हो जाएगा। इतने लोगों का समर्थन आपके साथ है। आपको अब कभी रिग्रेट होता है कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता तो शायद कुछ और होता, वो ज़्यादा अच्छा था, या लगता है कि नहीं ईश्वर ने जो दिया ये सबसे अच्छा है? नहीं, जो ईश्वर ने किया वो ठीक किया। जो इंसान के रूप में उसको कह रहे मुकद्दर में है वही होना है। ज़्यादा सोचने से होता नहीं है। मेहनत से, मेहनत करने के कारण ही हम आगे बढ़े हैं। नहीं तो मेरे से बहुत सारे सीनियर आदमी थे, वो पोस्ट के हकदार थे। मुझे डिवीज़न में भी इसी बेस पे आगे किया गया, यहाँ भी इसी बेस पे आगे किया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इंसान मेहनत करे, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप रेलवे से जुड़े संगठन के एक तरह से बहुत टॉप लीडर वाली पोजीशन में हैं, बल्कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि अगर आप सही से मेहनत करें और मेहनत के साथ थोड़ी सी किस्मत आपके साथ हो तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, या ये कहें कि उस मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं जहां पर आपके साथ, आपके पीछे लाखों की फ़ौज या लाखों लोग सपोर्ट में आ सकते हैं। तो लेकिन ये बताइए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। आपने एक एक जैसे बताया कि 40 लोगों को नौकरियां दिला दी। इस पूरे रास्ते में सबसे मुश्किल आपको कब आई? कब आपको लगा कि यार मेरा हौसला टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, कई बार जब स्ट्रगल करते हैं, इशू को लेके करते हैं, कई बार ऐसी बातें आई जी। जैसे मैंने आपको 94 का बताया जी। आदमी है, उस समय मुझे टेलीफोन आए सब जगह से, दिल्ली से भी टेलीफोन किया कि आपके ऊपर गोली चलेगी। अच्छा, पहले कहा गया था? हाँ। अच्छा। जा गाड़ी में आग लगा देंगे, आपके ऊपर केस बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने टोटल गाड़ी बंद करा के सारी गाड़ियाँ लुधियाना स्टेशन टोटल ठप कर दिया था। कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं। मिलिट्री वाले भी वहाँ होते थे, मिलिट्री वालों को प्रवोक किया गया। उनको गया, मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि एक इंसान की लाइफ को बचाने के लिए मैंने किया, ये इंस्टांस है। उन्होंने कहा हम भी आपके साथ हैं। अच्छा। तो मैंने उसी समय सबको कहा कि इनको जो बच्चों को दूध चाय जो भी है पैसे भी हम देंगे, इनको दीजिए। अच्छा। तो लोग जो है सच्चाई को जो मानते हैं उस सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह अगर हम अच्छा एम लेके ट्रेड यूनियन करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उसका फल जो है जरूरी नहीं कि हमें कैश के रूप में ही मिलता है। हमें अपनी फैमिली में, मैंने आपको एग्जांपल दिया जी कि मुझे आज जो 46,810 रुपये पेंशन मिलती है, मैं जब से रिटायर हुआ सब कुछ दुनिया को बता दिया कितने पैसे से आपको पेंशन मिलती है, कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं जी, मुझे 10 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब ऊपर वाले की देन है, और उन लोगों की जिनकी थोड़ी बहुत मैंने मदद की है उनका आशीर्वाद है। ट्रेड यूनियन करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन की स्ट्रगल करेंगे तो देश को, रेलवे देश को चलाती है, देश की एकता और अखंडता को कायम रखती है। रेलवे कर्मचारी जब भी इस देश के ऊपर आपदा आई है, चाहे पाकिस्तान से, चाइना से युद्ध हुआ, रेल कर्मचारियों में दूसरे डिफेंस लाइन का काम किया है। जी बिल्कुल। अभी कोविड हुआ, कोई ठेकेदार नहीं निकला, कोई कुछ नहीं निकला, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं निकले, लेकिन रेल नहीं बंद हुई। 3,500 कर्मचारी और अधिकारी शहीद हुए,
लेकिन उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने इनकार नहीं किया कि हम एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन नहीं पहुँचाएंगे, हम लोगों की नीड पे जो राशन है वो नहीं पहुँचाएंगे। ये रेलवे कर्मचारियों के आज भी नेशनलिटी है, देश के लिए काम करती है, देश का हित सोचती है, देश के हित के सोच के अपने परिवार को पालने के लिए जो नीड है, क्योंकि रेलवे एक प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है। जी बिल्कुल। रेलवे जब बनी थी इसी से एक जो है सुविधा का साधन था कम पैसे में, और आज इसको जो प्रॉफिटेबल सेंटर बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। रेलवे के अंदर 18 लाख कर्मचारी होते थे, आज 12 लाख रह गए। जॉब का भी एक साधन था वो, इससे लोगों को जिन्होंने रेलवे को चलाया, इतने रेलवे को तरक्की करके दी है। रेलवे के अंदर कर्मचारी इतने ट्रेंड है, स्किल्ड है, अच्छा काम करते हैं, अच्छी रिपेयर करते हैं। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर रेलवे के अंदर रेगुलर नेचर का काम कॉन्ट्रैक्टर को ना दिया जाए तो 0 एक्सीडेंट हो सकता है। आप बड़ी बात कहने कि रेगुलर नेचर का काम अगर रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिया जाए तो हादसे बहुत कम हो जाएंगे। हादसे कम हो रहे हैं। नंबर 2, जो रेलवे के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर अर्न करने के लिए रेलवे को प्रॉफिट कहाँ से होता है? गुड्स से और पार्सल से। ठीक। वो इन्होंने सारा जो है प्राइवेट को दिए जा रहे हैं। प्राइवेट रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अर्न करता है, अपने एम्प्लॉई उन्होंने रखे हुए, प्रॉफिट आता है रेलवे को। अगर वो सारा काम रेलवे करेगी तो रेलवे को प्रॉफिट आएगा। अच्छा। हमारा एक ट्रैकमैन है, वो हर रोज 2-4 ट्रैकमैन ट्रैक पे मरते हैं। अच्छा। काम करते हुए। इतना है, इतनी ये कवच की बात कर लें, डिवाइस की बात कर लें, टेक्निकलिटी है, मशीनें आ गई हैं, उससे काम करते हैं। लेकिन इनके मन में ये है कि ठेकेदार से काम करा लो, जो उसकी क्वालिटी नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, और करप्शन बढ़ी है, करप्शन इससे कम नहीं हुई है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ पूछूंगा, जो 2 बात आपने अभी कही। आपने कहा कि पहले रेलवे में 18 लाख कर्मचारी होते थे, अब 12 लाख हो गए। मैंने ठीक कहा? जी। अच्छा, तो ये 18 लाख से 12 लाख जो संख्या कम हो गई, क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है? चूँकि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो आदमी की ज़रूरत रही नहीं, वो चीज़ मशीन से, कंप्यूटर से होने लगा, तो लोगों की संख्या कम हो गई, या उसके पीछे वजह कुछ और है? देखिए, टेक्नोलॉजी हुई जी, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैन पावर लगती है। हाँ, लगती है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक काम नहीं करती है। उसके अंदर जो डाटा बना के दिया जाता है वो एम्प्लॉई बना के डालता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे ट्रैक में पहले मैनुअल काम होता था, अब मशीनों से काम होता है, लेकिन मैन पावर की ज़रूरत है उसके अंदर, टूल लगते हैं, फिर भी एम्प्लॉई की उसकी ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो रेगुलर प्लीनी नेचर का काम उसको बोलते हैं, वो जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक रेगुलर नेचर का काम ठेकेदार को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं देना चाहिए? नंबर 2 कि वो टेक्निकल उनको नॉलेज नहीं है, काम का पता नहीं है। अभी बालासर में एक्सीडेंट हुआ सिग्नल के कारण, उसमें आज भी हमारे एम्प्लॉई जेल में हैं, लेकिन गलती उसमें ठेकेदार की है। उसको सारा इन आउट्स पता था, अदरवाइज कभी भी जो मेन लाइन की गाड़ी लूप लाइन पे नहीं जाती है। अच्छा। वो दूसरी गाड़ी पे गई। तो ये रीज़न है, सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें कम से कम, हाँ, बिल्डिंग आप बनवाइए ठेकेदार से, रोड आप ठेकेदार से बनवाइए, मेंटेनेंस के अंदर आप जो है ठेकेदार को घुसाएंगे तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा। रेलवे में लोग जो यात्रा करते हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, और रेलवे का जो किराया आज भी है वो रोड ट्रांसपोर्ट से कम है, और उससे ऐसी यात्रा रोड ट्रांसपोर्ट में इजीली नहीं है। मतलब आपका ट्रेन का किराया बढ़ा देना चाहिए थोड़ा, जो आप टेक्नोलॉजी बढ़ गई और गाड़ियों की जो, तब तो इस पे मैं काउंटर सवाल पूछूंगा। भारत में, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। गाड़ियों की जो व्यवस्था थी
गाड़ियों को जो स्पीड थी, गाड़ियों को जो कोचेस थे, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजन जो है हाई स्पीड के आ गए, ट्रैक को हाई स्पीड का बनाया गया और प्लेटफॉर्म जो है उनकी लेंथ बढ़ाई गई है। तो उसके मुताबिक उसका एक्सपेंडिचर जो कई जगह ऐसा एरिया है जहां हमें 20% भी रिटर्न नहीं होता, अच्छा, वो भी हम एडजस्ट करते हैं, घाटा शो नहीं करते हैं, लेकिन उसको मेकअप करने के यही साधन थे। अगर आपने जो साधन उसको ख़त्म कर दिए, वो तो आप दे रहे हैं सरमाएदार को, पार्सल सारा आपने सरमाएदार को दे दिया, गुड्स दे दिया, तो पैसेंजर और मेल और राजधानी से अर्निंग नहीं होती है, बहुत माइनर सी अर्निंग होती है। अच्छा। उतना एक्सपेंडिचर जो हम सुविधा देते हैं, आप देखिए कि रोड ट्रांसपोर्ट है, उनका जो है क्या सुविधा देते हैं पैसेंजरों को, वो बैठने का भी प्रॉपर साधन नहीं है। हमारे यहाँ तो जो रिटायर रूम बने हैं, वेटिंग रूम बने हैं, एसी वेटिंग रूम बनाए हैं, सब तो चलिए मैं पैसेंजर बन के आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। अभी तो आप कर्मचारी यूनियन की तरफ से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में कई रूटों पे हवाई जहाज़ का जो फेयर है उससे महंगा ट्रेन में चलना है, राजधानी में चलना है। अहमदाबाद के रूट पे जाइए 3000 रुपये के आसपास में आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन फ़्लाइट मतलब हवाई जहाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये किराया 3500-3600। मतलब मैं जब कभी भी मैंने कोशिश की, अधिकतर मौक़ों पे हवाई जहाज़ का टिकट सस्ता है और ट्रेन महंगा है। यही हाल कई और ज़िलों पे, जगहों पे भी है। 4000 से कम में AC2 या AC1 का टिकट मिलता नहीं है, AC1 तो नहीं ही मिलता है, उतने में हवाई जहाज़। अब ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि कुछ और सोचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो फिर ट्रेन का टिकट कितना महंगा होगा? मतलब आपको क्या लगता है कितने पैसे बढ़ा? ये तो आपने जिस गवर्नमेंट को वोट दी है ना जनता ने, उसको सोचना चाहिए जी। पहले फ्लेक्सी फेयर नहीं होता था रेलवे के अंदर, फिक्स था जी। आज भी आप जो है कुछ समय पहले कराएंगे जी, 10% अगर रिजर्वेशन हो जाती तो फ्लेक्सी फेयर लगना शुरू हो जाता जी, बिल्कुल। उसके कारण किराया बढ़ा है, अदरवाइज नहीं किराया बढ़ा है। कभी आपने देखा होगा कि नई दिल्ली से आपने गाज़ियाबाद जाना तो 5 रुपये टिकट होता था, जो प्लेटफार्म का रेट है। क्यों होता था? किलोमीटर के हिसाब से जो है फेयर लिया जाता था, ठीक है, उसमें भी सुविधा दी जाती थी जी। तो ये जो बड़ा है, आप जो कह रहे हैं, आप तत्काल चालू हो गया जी, उसका रेट ज़्यादा है जी। ये ट्रेनें जो है वंदे भारत चला दी है, तो कमाई तो कितना भी है, तो कमाई इतनी कमाई नहीं है, उतना ही उसके अंदर लग्जरी हमने उसको कर दिया है। पहले कहाँ टीवी होता था, कहाँ अनाउंसमेंट होती थी, उतना ही उसकी सुविधा दी है। इसके कारण फ्लेक्सी फेयर लगा के तत्काल का नाम से किराया बढ़ाया है। तो ये बंद कर देना चाहिए आपके हिसाब से? ये फ्लेक्सी फेयर तब होना चाहिए आप 2-3 दिन पहले, इतने दिन पहले फ्लेक्सी फेयर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं गलत है। ट्रेन के डिपार्चर के टाइम से 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले अगर आप फ्लेक्सी फेयर लगाएं तो समझ में आती है। हाँ, लेकिन ये उन्होंने 10% रिजर्वेशन हो जाती है, उसके बाद फ्लेक्सी फेयर लगाना शुरू कर देते, वो गलत है। अच्छा, दूसरी एक बात आप और कह रहे थे कि रेलवे का जब कभी भी, आपकी ही नहीं, जो भी रेलवे से जुड़े हुए संगठन हैं, जब वो आंदोलन करते हैं तो आपका संगठन या काम करने वाले जो लोग हैं वो रेल ठप कर दिया जाता है, रेल बंद हो जाती है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। जब रेल बंद, मान लीजिए किसी भी ट्रैक पे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के लिए हो जाए, तो उससे जो फ़ायदा है या जो आपकी मांगे मान ली जाती है, क्या उससे होने वाले नुकसान से हमेशा ज़्यादा होती है? या कई बार आपको भी लगता है कि यार इससे तो आसानी में ये काम कर दिया जाता तो ठीक था, इसके लिए इतना करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा लगता है कभी? देखिए, 1974 के बाद जी रेलवे में स्ट्राइक नहीं हुई, ठीक। उसका यही रीज़न है कि एक नेगोशिएशन का सिस्टम बना। अच्छा, वो सिस्टम क्या, ज़रा समझाइए। उसके अंदर जो है फेडरेशन और यूनियन को रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। पहले तो मेंबरशिप के आधार पे थी, अब सीक्रेट बैलेट होता है। अच्छा। चाहे मेंबर है या नहीं है, वो जो वोट लेनी है, टोटल वोट का 30%, पोल्ड वोट का 35%, जिसको गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कोई ट्रेड यूनियन, कोई फेडरेशन रहनी नहीं चाहिए, जिसको इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जितने एक्ट थे उसको कोड बना दिया, 4 रूप बना दिए, उसमें कई कंडीशनें लगा दी। ये चाहते हैं जैसे ब्रिटिश सरकार में होता था वैसा रहे, जो सरमाएदार करता है उसको करने दिया जाए। ट्रेड यूनियन दखलंदाजी
ना करे, तो ये एक अच्छा वो नहीं है। अगर देश आज़ाद हुआ तो सबके लिए हुआ। अब आप देख लीजिए, आज़ादी का कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए फेडरेशन यूनियन को स्ट्रगल करनी पड़ती है। पे कमीशन बढ़ाओ, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा। पॉलिटिकल आदमियों के लिए जो मेंबर पार्लियामेंट है, एमएलए है, कोई पे कमीशन नहीं बैठता, सारे बैठ के अपना तय कर लेते हैं। पॉलिटिकल आदमियों के लिए आज भी बीजेपी के जितने एमपी हैं, चाहे राज्यसभा में हैं या दूसरे हैं या कांग्रेस के भी हैं, देखेंगे अभी जो जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनकी कंट्रीब्यूशन पेंशन क्यों नहीं है। नंबर 2, एम्प्लॉई मिनिमम 10 साल सर्विस करेगा तब पेंशन का हकदार होगा। एमपी 1 दिन सर्विस करेगा तो पेंशन का हकदार होगा। एमपी 5 बार करेगा तो 5 पेंशनें मिलेगी। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है देश के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन एक ही तरह का होना चाहिए। वो भी एम्प्लॉई हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट देती है पब्लिक। हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जो रेलवे या स्टेट के कर्मचारी, उनकी क्वालिफिकेशन पे, जो उनके पेरेंट्स बच्चों को क्वालिफिकेशन देने के बाद एज रिक्वायरमेंट पे जॉब मिलती है, इनको जो है क्वालिफिकेशन पे जॉब नहीं मिलती है जी। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना के, अब आप देख लीजिए, बातों पे ही वोट मिल रहा है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आज देश का हाल देख लीजिए, आज देश की इकॉनमी ये कहते इतनी डेवलप हो गई है, कहाँ डेवलप हो गई है? देश का कितना कर्जाई है, एक जो देश का नागरिक है कितने कर्जे के नीचे है, ये अभी नहीं हुआ। दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो हाई अप करेगी। अभी गवर्नमेंट एक दूसरे को लेट डाउन कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? जो पब्लिक का इशू वो तो डिस्कस नहीं हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके लिए पब्लिक को उसमें क्या फ़ायदा? जो इनको चुन के भेजा है, देश को ठीक करने के लिए भेजा है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए भेजा है, रोज़गार पैदा करने के लिए भेजा है, नौजवान जो सीधे रास्ते पे जो एजुकेशन ले उनको जॉब देने के लिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, आप जैसे जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो कर्मचारी संगठन हैं, इसके भी बड़े सारे लीडर्स बाद में सत्ता में गए, सरकार में गए, मंत्री बने, फिर उनका क्या रवैया रहा? आप लोगों की तो स्थिति फिर आसान हो गई होगी ना। जॉर्ज फर्नांडिस का भी आप जैसे ही मजदूर यूनियन के लीडर हुआ करते थे, रेल मंत्री भी बने। इस तरह के लोग जब सत्ता में बैठे तो आपका जीवन आसान हुआ या पहले से डिफ़िकल्ट हो गया ज़्यादा? ना, देखिए क्या हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस साहब जी AIRF के प्रेसिडेंट थे जी। जब 74 की जो स्ट्राइक हुई वो तो उन्हीं की कराई हुई थी जी। उसके पीछे कर्मचारियों की डिमांड को पूरा करना नहीं था, कर्मचारियों को डिमांड को लेके उसके आड़ में गवर्नमेंट को डिसेबल करना था। अच्छा। इंदिरा गांधी को हटाना था, ये उनका एम था। अदरवाइज उस समय के जो मंत्री थे, रेल मंत्री मिश्रा जी, एलन मिश्रा जी, उन्होंने बुला के उनसे डिस्कस किया। उसमें 4-5 डिमांडें थी, जिसमें 3 डिमांड उन्हें इमीडिएट कह दिया कि इसको हम पूरा कर देते हैं, 2 के लिए कल बात करेंगे। वो लखनऊ चले गए, उसके बाद आए ही नहीं है, गिरफ्तारी हो गई। हाँ, और जहाँ तक उन्होंने जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ या चाइना से युद्ध हुआ, लोगों को जब बांग्लादेश गया, लोगों को कहा कि आप लोगों को इसमें मदद नहीं करनी चाहिए। एक देश के नागरिक की ये स्टेटमेंट है। यहाँ तक ये कहा गया कि दिल्ली का जो अटैच कनेक्शन है उसको किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। ये ट्रेड यूनियन नहीं है, हमारी लड़ाई है मतलब सौदेबाजी प्रशासन से, हमारी लड़ाई है नेगोशिएशन से उसको सॉल्व करने के लिए। हमारी लड़ाई ये है कि हम अगर पॉलिटिकल लोगों से, हमारी वैल्यू कम नहीं है ट्रेड यूनियन की। एक MP जाता है तो उसको कुछ आदमी लेने आते हैं, अगर मेरा NFIR का प्रेसिडेंट जाता है, बिना कहे लोग आते हैं, बिना कहे लोग आते हैं। ये एग्जाम्पल शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, वो मेरे साथ पूरी बॉडी गई, हर जगह उनका वेलकम हुआ, तो मुझे पूछने लगे आप यहाँ हो, लोग कैसे आ रहे हैं? अच्छा। तो मैंने कहा लोग जो है एक मैसेज पे आ रहे हैं, ये प्राइवेट लोग नहीं है, ये रेलवे कर्मचारी है। तो ये ट्रेड यूनियन के अंदर हम जो करते हैं, हम कोई सेल्फ नश के नहीं करते हैं,
एक हमें हुक्म हुआ ऊपर वाले का कि आपने ये सेवा करनी है, उस हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो रेलवे में हमारे जैसे बहुत कर्मचारी हैं, अगर हम लोगों की कुछ सेवा कर सकते हैं तभी लोगों ने हमें आगे किया है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोगों को ट्रेड यूनियन पे ट्रस्ट रखना चाहिए। ट्रेड यूनियन स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल इसलिए करती है कि कर्मचारी की जो जायज़ डिमांड्स है, जिनको इग्नोर किया जाता है, जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करें और कर्मचारी सेटिस्फेक्शन से, जिनके मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो, अच्छी तरह देश की और रेलवे की सेवा कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स बाद के दिन में नेता बन गए, उससे इस तरह के कर्मचारी संगठनों का कोई फ़ायदा आज सच नहीं हुआ। तो जो आपका यूनियन है, जो NFIR है या URMU में जो लोग हैं, क्या इनके लिए घोषित या अघोषित तौर पे कुछ इस तरह से है कि ये आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, और पॉलिटिक्स में जाएगा तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है हमारे संगठन से? देखिए, हमारे संगठन से भी पॉलिटिक्स में गए। कौन कौन गए, जरा नाम बताएं। TV आनंदन जी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। इतने ऑनेस्ट आदमी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर हमारे कर्मचारी ने कोई गलती भी की है, वो साफ बता दीजिए गलती है, लेकिन इसकी मदद होनी है। अच्छा, इस तरह के लीडर भी थे। MP रहे वो, AP शर्मा जी MP रहे, मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे पंजाब के। लेकिन इस तरह का उन्होंने जो काम हो सकता था उसमें उन्होंने मदद की है। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने एक भी काम मिनिस्टर बनने के बाद ट्रेड यूनियन में काम भी किया है, किसी की मदद नहीं की है। 74 की स्टाई के जो लोग, मधु दंडवते जी ने मदद जरूर की, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की है। अब आप बताइए, एक है NFIR, दूसरा है AIRF। जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस धड़े के नेता थे, आपने बताया कि प्रेसिडेंट भी वो रहे। तो कभी ये होता है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी, चलो मैं इस साइड का था तो इसकी मदद कर देता हूँ, इसकी मांग सुन लेता हूँ, और ये चूँकि मेरे से संबद्ध नहीं थे तो इनको थोड़ा सा पीछे छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं। जो लोग अच्छी सोच वाले हैं, जो उनके पास जाता है उसकी वो मदद करते हैं। ठीक है। ट्रेड यूनियन में ऐसी सोच नहीं है। हमारे पास भी दूसरे संगठन का अगर कोई मेंबर है, वो हमारे पास आ जाए तो हम ये नहीं सोचते कि उनका मेंबर है हमारे पास क्यों आया। अच्छा, उसको जवाब नहीं देते। जो उसकी हेल्प कर सकते हैं वो हम करने की। तो आप दोनों का आपस में टकराव होता है, दोनों संगठनों का आपस में आइडियोलॉजी का टकराव है। आइडियोलॉजी का टकराव है। हाँ, मतलब विरोधाभास कह लीजिए एक तरह से। हाँ, अच्छा। वो विरोधाभास है कि उनका आइडियोलॉजी है लोगों को प्रवोक करना, डिमांड्स को उठाना, पूरा नहीं करना। जैसे अभी UP NPS पे बताया, वो JCM का सेक्रेटरी भी है और हम उसके साथ खड़े रहे, फोरम में भी रहे, अब भी स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। जी बिल्कुल। जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, हमें सक्सेस नहीं मिली। एक JCM के लीडर सेक्रेटरी होने के नाते उसको ये नहीं कहना चाहिए कि UPS बढ़िया है। किसी लिहाज में UPS NPS जो 2004 से आए हैं उनके हक में नहीं है। जो गजट नोटिफिकेशन इन्होंने जनवरी में किया था 15 पेज का, उसके बाद अभी मार्च में 115 पेज का किया है, उसमें कोई चेंज नहीं की है। अच्छा, एज इट इज़ ही रहा। आपको हमारा जो पैसा कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता, प्रोविडेंट फंड का नाम भी नहीं है, 10% कॉर्पस के नाम पे कटता है। NPS के अंदर वो रिटायरमेंट पे 60% जो है रिटर्न होता है जी। अब इन्होंने उसमें कह दिया कि 6 महीने का 1/10 अगर UPS आप ऑप्ट करते हैं तो 6 महीने 1/10 हिस्सा मिलेगा। जो 35 साल की सर्विस में करेगा, अगर उसकी 63 या 68,000 पे होगी, 4.5 लाख रुपया रिटायरमेंट पे मिलेगा। वो युवावस्था में आके बुढ़ापा लेके जाएगा। मकान बनाना होगा तो 4.5 लाख में मकान बन सकता है। बच्चे की शादी करनी है तो 4.5 लाख में हो सकती है। तो आप जो है हमारा 60 साल का प्रोविडेंट फंड पे गवर्नमेंट अर्न करती है, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें PF में देते थे। अब इसमें इंटरेस्ट
देंगे और हमारा 10% कट रहे हैं, वो हमारे दूसरे रूप में शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। आज है कल को डूब जाएगा, ऐसी फर्मों में पैसा लगाया हुआ है। लेकिन एम्प्लॉई को मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, उसके अंदर फैमिली पेंशन की गारंटी नहीं है। आप यूपीएस को कर रहे हो, आपने कंडीशनें ऐसी लगा दी कि 25 साल की सर्विस होगी, 50 लाख रुपया जिसका कॉर्पस होगा वो ऑप्ट करेगा, तो उसको 12 महीने की एवरेज करके उसका 50% देंगे। वेयर एज ओल्ड पे कमीशन में लास्ट पे ड्रान का पहले था 10 महीने की एवरेज निकालो, उसका था 50% एवरेज पे। उसमें कुछ साल पहले ये फैसला किया कि नहीं, आप जो है लास्ट पे ड्रान का 50% पेंशन देंगे। फैमिली पेंशन जो 10 साल मिलती है 50% फैमिली को, उसके 10 साल के बाद 30% मिलती है। अब इन्होंने पहले प्रपोज़ल रखी कि मिनिमम पेंशन हम 5,000 देंगे। हमारे जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर से सोमनाथन जी, 5,000 आज मिनिमम कभी हुई नहीं है। और यहाँ तक कि पहले कह दिया 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी, जो आज से बहुत साल पहले पुराने टाइम में होती थी। तो इस तरह की प्रपोज़ल करके वही फंडिंग सिस्टम का रखा। गवर्नमेंट जब हमारा पैसा यूज़ करती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, इसके साथ साथ जो आज जो है 14-15 लाख रेलवे कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसकी लास्ट पे ड्रान मेडिकल फैसिलिटी के लिए डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास करके जाता है। करोड़ों रुपया सरकार के पास है, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। उस एम्प्लॉई को तो बीमार हो गया, उसमें फैसिलिटी मिलनी है। अगर बीमार नहीं होगा, डेथ हो गया, वो गवर्नमेंट के पास पैसा जो है वो रहेगा, उसको फैमिली को रिफंड तो होता नहीं है। तो इस तरह का जो इन्होंने सिस्टम ये बनाया यूपीआ, और अभी तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि पेंशन का नाम ही ख़त्म कर दिया। यूपीएस एनपीएस को ख़त्म करके उसका नाम दे दिया पे आउट। पे आउट कोई पेंशन नहीं है। इससे तो एलआईसी की स्कीमें अच्छी हैं, जितना पैसा उसको मिलना है एलआईसी में लगाएगा, इतना पैसा तो उसको मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये मज़दूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। वो एक दिन ऐसा उतरेगा जैसे फॉरेन कंट्री में भी ऐसा आया था, उन्होंने भी ऐसी स्कीम ये लाए थे, उसको फॉलो कर रहे हैं। जब पब्लिक सड़कों पे आई तो उसको वापस लेना पड़ा इसके। आपने जो कहानी अभी तक बताई, इस कहानी में उपलब्धियां तो बहुत, और उपलब्धियों से ज़्यादा सुकून है कि बहुत सारे लोगों की आपने मदद की, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। लेकिन जब आदमी ये सब काम करता है तो उसमें उसके अपने हिस्से का संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ है, अड़चन है। कभी आपको लगा नहीं कि यार काहे को कर रहा हूँ, हटाओ, इससे अच्छा सुकून से अपना किनारे घर बैठूँ, नौकरी कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं, बच्चों को पालूँ पोसूँ, बड़ा करूँ और सुकून की ज़िंदगी, हटाओ इस सबको, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया आपको? ये ख्याल मुझे जब मैं पंजाब गया जी, तो मैं ये सोच के गया था मैं ट्रेड यूनियन नहीं करूँगा। अच्छा, पंजाब जब आप गए? हाँ जी। तो मैं सोचा था कि बच्चे छोटे थे, कोई ना कोई, लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, कोई ना कोई काम करने की सोचा था मैंने। अच्छा, रेलवे को छोड़ के? नहीं, रेलवे में रहेंगे। अच्छा, और कोई काम, कुछ काम, 36 काम होते हैं। जी 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 जी। लेकिन मुझे इस कंडीशन पे हाँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने स्पेयर कराया, हाँ, आपने जाके पहले ब्रांच बनाओगे तो मैं भेजूँगा आपको। और आपने 1 को 4 में कन्वर्ट कर दिया? तो उससे मुताबिक फिर गया जी दूसरी यूनियन वाले भी मेरे पास आए जी। कि ये प्लेटफॉर्म छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा नो, चाहे तो करूँगा ही नहीं, हाँ। जो जिसमें हूँ उसी में रहूँगा। तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल जी कह लीजिए, उसको माइलस्टोन कह लीजिए, जी प्लीज़। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने ठीक है। एक ऐसा डिसीजन कराया हुआ है, जब तक गवर्नमेंट कर्मचारी या कारपोरेट के कर्मचारी रहेंगे, वो डिसीजन क्या था, इस देश के अंदर महंगाई भत्ते का कोई फार्मूला नहीं होता था। अच्छा, डीए की बात आप कर रहे डीए हैं? की बात कर रहे हैं। जी जी। उसके लिए गवर्नमेंट अपनी मर्जी से 1964 से पहले
कभी 1%, 2% देती थी। ठीक है, मतलब कोई तय फार्मूला नहीं था। नहीं था जी। NFIR ने इस इशू को पकड़ा अच्छा। और गवर्नमेंट मानी नहीं। हम्म। उन्होंने क्या किया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो उसमें एक आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है। अच्छा। जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठता है। तो दास कमेटी बनी, जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट इलाहाबाद के शायद, उनकी अध्यक्षता में बनी और उन्होंने सबके आर्गूमेंट लिए। हमारी जो सिस्टर फेडरेशन है AIRF, इन्होंने बाइकाट किया कि महंगाई भत्ता मिल ही नहीं सकता। अच्छा। लेकिन NFIR ने कहा कि नहीं मिलेगा। NFIR उसकी यूनियन ने अपने आर्गूमेंट दिए। उसके बाद महंगाई भत्ते का फार्मूला बना, जो अभी भी है। जब तक सरकारी कर्मचारी रहेगा जी। उसी फार्मूले के ऊपर जो इंडेक्स बढ़ता है महंगाई भत्ता मिलता है। मतलब ये आप लोगों ने जो 60 के दशक में सिंगल फेडरेशन की ये देन है और किसी फेडरेशन कोई क्लेम नहीं कर सकती। ये रिकॉर्ड है, वन मैन कमेटी का एक रिकॉर्ड है, हमारे पास हिस्ट्री है उसकी। इस तरह के ये हुआ। हमारे ट्रैकमैन साथियों के लिए सेमी स्किल्ड में ही रिटायर हो जाते थे जी। उससे पहले हमारे फेडरेशन के बहुत ही लर्नड केशवराज कुलकर्णी जी होते थे, उन्होंने उनको अच्छे स्केल दिलाए, अच्छी वो की। और ये जितने पे कमीशन में मेमोरेंडम बने उन्होंने बनाया, उसको अच्छा स्कोप दिया। और ट्रैक मैनों के लिए हमारे जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टाफ साइड के लीडर है, 2010 जनवरी के अंदर ममता बनर्जी रेल मंत्री होती थी जी। महाप्रबंधकों की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर इस इशू को उठाया कि ट्रैक मैन 25 किलो वजन लेके सबसे हार्ड काम करता है, उसको पे कमीशन ने कुछ नहीं दिया। अच्छा। उसने उसी समय सरदार जी खुराना जी चेयरमैन होते थे जी। कमेटी बनाई और कहा कि इसको सॉल्व करिए। 13 मीटिंगें हुई। उसके बाद आज ट्रैक मैनों को जो आर्टिजन को मिलता है वो मिल रहा है। ये इसी तरह नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता था, टेलीग्राफ में मिलता था। ये भी NFIR ने आर्बिट्रेशन अवार्ड के द्वारा लगाया। अच्छा। हमने जो है इंडियन रेलवे और देश के में इंटरप्शन नहीं की। हमने बातचीत के द्वारा कन्विंस करा के हमारी फेडरेशन ने वो काम कराए। हमारी फेडरेशन कभी गुमराह नहीं करती, गलत बात नहीं करती है, गलत बात बताती नहीं है। जो कर सकते हैं वो करते हैं और देर चाहे लग जाए, लेकिन उसके लिए वो किया है। तो ये तो बहुत दिलचस्प आप बात बता रहे हैं कि जो डियरनेस अलाउंस है, DA है, महंगाई भत्ता जो है, ये आप लोगों के पहल से ही उसका एक फार्मूला बना। और वो उस फार्मूले का लाभ सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि तमाम कर्मचारियों को, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, सारे गवर्नमेंट के कर्मचारी, चाहे रेलवे में है, चाहे इनकम टैक्स में है, चाहे डिफेंस में है, किसी भी जगह, किसी भी जगह। ये फार्मूला केवल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की देन है। ये बताइए, आपका इतना लंबा, आपने 48 सालों से आप मतलब यूनियन रेल किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें सबसे संघर्ष वाला पीरियड आपका कौन सा था, जिस टाइम को आप कहेंगे यह बहुत मुश्किल था, कभी कभी तो हौसला टूट जाता था, लेकिन मैं फिर संघर्ष वाला पीरियड हमारा 2007 से लेके 13 तक रहा। 7 से 13 ये कौन सा टाइम था? ये था जब हमारे पास हम मान्यता लॉस कर गए थे। अच्छा, उस समय हमारे वही मतलब फायरिंग वाली घटना के बाद की बात? नहीं, हाँ, फायरिंग की घटना कह लीजिए। वो जो दूसरे साथी थे जी, वो ऐसा गाजियाबाद से एक डिसीजन लेके आए जी, बोगस फोटो सेट कापी पे। वो बैठ गए, कैडर भी हमारा ख़त्म कर दिया उन्होंने। अच्छा, उसके कारण हम जो हमारी 1959 से यूनियन है उसको डैमेज हुई और हमारी मान्यता चले गई। मतलब आपकी मान्यता की यूनियन की मान्यता? यूनियन की मान्यता चली गई। हमारी यूनियन की मान्यता गई तो हमारी भी गई। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास कोई राइट नहीं है। लेकिन हमने 5 साल कोर्ट केस हाई कोर्ट में लड़ा। इसको हमारे पास ऑफिसर्स थे उसको स्टैंड करने के लिए।
उसके बाद 70 कोर्ट केस यूनियन के ऊपर हमारे खिलाफ हमारे 70 कोर्ट केस राइवल वालों ने किए। ठीक है। उसको में भी मैंने फाइट करनी पड़ी। उसी में ये फंड सारा जो है मुझे अपना खर्च करना पड़ा। अच्छा। तो उसके कारण क्योंकि एक बात आ गई कि इसको मेरे होते हुए मुझे जो हमारे स्वर्गीय पीएन शर्मा जी वो मान्यता प्राप्त यूनियन दे के गए थे, मेरे होते हुए ये लॉस हुआ, तो इसको मैंने वापस लाना है। ये मेरे एक मन में थी, जिसमें मुझे NFIR का टोटल उस समय जब स्ट्रगल का पीरियड था उस समय मुझे पूरा सहयोग मिला। अच्छा। जहाँ भी विक्टिमाइजेशन की बात आई मुझे हर तरह से सहयोग दिया। इवन एफिलिएशन फीस हम देते हैं वो भी मैंने उस समय नहीं दे सका, बाद में दी। अच्छा। तो इसलिए स्ट्रगल के टाइम में भी लोगों ने भी साथ दिया, यूनियन ने भी साथ दिया, लोगों में भी साथ दिया। जब इलेक्शन आया हम मुझे वोट भी मिले, मान्यता भी मिली। जी बिल्कुल। नहीं तो लूज़ करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था। लोग हमारे पास आने से डरते थे, हमारे लोगों के पास चंदा देने में डरते थे। उस कंडीशन में भी लेकिन आखिरकार आपकी जीत हुई। ये ऊपर वाले की देन है या लोगों ने जो मदद की है उसकी देन। ये बताइए, ट्रेड यूनियन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो पूरा ज़माना डिजिटल का हो गया, लोग फटाफट सब कुछ चाहिए। किसको इतना पेशेंस है कि 48 साल, 40 साल, 35 साल, वो भी जिसमें पैसे का कुछ गेन नहीं हो, इस तरह से संघर्ष करने वाले लोग शायद अब लगता है कि आज का ज़माना इसको पसंद नहीं करेगा। तो आज के डेट में जो यूथ है, जो युवा है, जो रेलवे में नौकरी करने के लिए आता है, आपके संगठन में भी आता होगा, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? आप उनको क्या कह के कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ जुड़ो, हमारे पास आओ, हमारे संगठन को मजबूत करो और हाथों की संख्या बढ़ाओ? क्या है उसके लिए मैसेज? हमारा तो यही संदेश है कि फ्यूचर यूथ का है जी। तो यूथ को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी। ठीक है, आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया जी। सारी चीज़ें डिजिटल पे चाहते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हमें जो चाहते हैं वो पोस्ट तो मिले, वो कैडर तो मिले, लेकिन फिजिकली पार्टिसिपेशन उतना नहीं करते हैं। जी। वो करनी चाहिए उनको, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता। डिमांड्स जब पे कमीशन आते हैं, जी, हमारे अध्यक्ष जी ने इतने पे कमीशन देते हैं, वो चेयरमैन पूछता है कि आपको 1 रुपया भी देंगे, क्यों दें, आप जस्टिफाई करो। जी बिल्कुल। तो उसका हमें तैयारी करके जाना पड़ता है कि इस कैडर में इसके कारण इनको जो है स्केल अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि रेलवे की वर्किंग यूनिक है, दूसरी इंडस्ट्री से इसका कंपेयर नहीं हो सकता। जो जॉब है रेलवे में दूसरी इंडस्ट्री से किसी भी तरह के कंपेयर नहीं हो सकता। किसी कैटेगरी में ड्राइवर नहीं है, किसी कैटेगरी में इस तरह का SNT का या स्टेशन मास्टर नहीं है, केवल यही है, यही गाड़ी को चलाने वाले हैं मिलके, मेंटेनेंस साहब चलाने वाला जी। तो इसलिए यूथ को आगे आना चाहिए और ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ेंगे, ट्रेड यूनियन की नॉलेज आएगी, लोगों की मदद होगी तो अपनी मदद भी खुद ही होगी। मैंने बताया मेरा एक्सपीरियंस है। 3 दिन पहले मेरी 2032 की प्रमोशन हुई, 3 दिन पहले मेरा झगड़ा हो गया GM से, वो भी झगड़ा हुआ, इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गई मेरी, 4 शीट मेरे घर पे चिपका दी, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन मिली। तो ज़रूरी ये है कि जो संघर्ष आपने किया है और जो स्ट्रगल करने के बाद आप जहाँ तक आज पहुँचे हैं, ये कहानी अधिक से अधिक लोग जाने, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि BC शर्मा साहब ने जो कुछ भी ज़िंदगी में अचीव किया उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना स्ट्रगल रहा। आप सर हमारे साथ जुड़े और अपने टाइम दिया हमें और अपनी वो किस्से और कहानियाँ सुनाई जो कि लाइफ का निचोड़ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को अगर आपने देखा अब तक तो इसको अपने चाहने वाले दोस्त, मित्र, परिवार, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट सिर्फ कहानियों के लिए नहीं होता है। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिन्होंने 40 साल, 50 साल किसी एक संगठन, किसी एक संस्था को दिया हुआ है, तो बहुत कुछ सिखाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप उसी से संबद्ध हों, बल्कि कहीं और भी अगर आप जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो सर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि आपके चाहने वाले इस पॉडकास्ट को देखें और फिर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कि उनको ये बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद।